चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ हर सप्ताह होने वाली हमारी 285 वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्पेशल बच्चों से संबंधित विषय है हमारा, उनके जीवन में क्या कुछ कठिनाइयां आती हैं और किस प्रकार अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली डिटेक्शन उनके लिए मदद कर सकता है, सहायता कर सकता है। पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है, और हम जब टीचर्स के बारे में बात करेंगे, शिक्षकों की बात करेंगे, तो वो भी उनकी क्या भूमिका हो सकती है। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर इन स्पेशल नीड चिल्ड्रन, अर्ली इंटरवेंशन, डिटेक्शन और क्योर। इस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे दो साथी आज जुड़ेंगे। जबलपुर से जुड़ेंगे हमारे साथ डॉक्टर मधुलिका मिश्रा, प्रिंसिपल हैं आप आर्मी पब्लिक स्कूल में, और छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अवनी वाजपेयी खरे, आप डायरेक्टर हैं कार्तिकीय इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर छिंदवाड़ा में, D.Ed, B.Ed, M.Ed एंड स्पेशल एजुकेशन IDD, PG डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग MSW। लगभग 18-20 वर्षों का आपका एक लंबा अनुभव है, सुदीर्घ अनुभव है बच्चों के साथ, इस प्रकार के बच्चों के साथ काम करने का। मैं बड़े सम्मान के साथ डॉक्टर अवनी वाजपेयी खरे से निवेदन करूंगा कि आज का हमारा जो विषय है रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर इन स्पेशल नीड चिल्ड्रन, उस पर अपनी बात रखें। ओवर टू यू मैम। Thank you so much, कृपा शंकर सर। थैंक यू सो मच राघवेंद्र सर एंड श्यामल राव सर। आप लोगों ने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि इस वेबिनार को मैं कंडक्ट करूं। और मैं अवनी वाजपेयी, स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिकल काउंसलर, D.Ed, B.Ed, M.Ed इन स्पेशल एजुकेशन, और अभी मैं छिंदवाड़ा में वर्तमान में अपना स्वयं का एक स्पेशल स्कूल रन कर रही हूँ, आकार एजुकेयर स्पेशल स्कूल। और साथ ही साथ हमारा D.Ed कॉलेज है, जो स्पेशल एजुकेशन में जो एक D.Ed का एक पर्टिकुलर कोर्स होता है, उसको हम लीड कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इन स्पेशल नीड चाइल्ड। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशल बच्चों की, कि आखिर ये स्पेशल बच्चे होते क्या हैं, स्पेशल नीड चिल्ड्रन होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी वो बच्चे जो सामान्य बच्चों की तुलना में, जिनका संज्ञानात्मक विकास, जिनका भाषा विकास, जिनका शारीरिक विकास या जिनका व्यवहारात्मक जो विकास होता है सामान्य बच्चों की तुलना में पिछड़ा होता है, ऐसे बच्चे विशेष बच्चे कहलाते हैं या दिव्यांग बच्चे कहलाते हैं। अब आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटीज देखी होगी कि कई बच्चे देख नहीं पाते हैं या कई सुन नहीं पाते हैं, और कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको शारीरिक रूप से कोई अक्षमता होती है, या उनके हाथ में कोई प्रॉब्लम है, या पैर में कोई प्रॉब्लम है, या उनको CP है, सेरेब्रल पाल्सी है। अब कभी-कभी ऐसी कोई दिव्यांगता होती है जो एक से ज्यादा होती है। जैसे अगर बच्चे को शारीरिक रूप से भी अगर कोई प्रॉब्लम है और उसके साथ-साथ यदि उसको मेंटली भी कोई प्रॉब्लम है, जिसे हम मानसिक मंद कह सकते हैं, ऑटिज्म कह सकते हैं, तो इसको हम मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं। और अभी जो सबसे ज्यादा बूम पर है, जो सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी से बच्चे जो ग्रसित हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक IDD है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। इसके अंतर्गत हमारे ऑटिज्म, ADHD और जितने भी सेरेब्रल पाल्सी, MR बच्चे जो हैं, वो सब अपने IDD के अंदर आते हैं। और सबसे ज्यादा इसमें अगर है तो वो अभी LD, लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म और ADHD, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये जितने भी बच्चे हैं, मतलब ये सबसे ज्यादा अभी शायद मोबाइल कह सकते हैं, या फिर अभी का खान पान कह सकते हैं, या आप अर्ली मैरिज कह सकते हैं, लेट मैरिज कह सकते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। अब अगर ऐसे कहीं बच्चे, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एक विस्तृत विषय है कि आखिर ये बच्चों क्यों होते हैं, नेटल, प्रीनेटल, पोस्टनेटल, क्या ऐसी समस्याएं होती है जिनके कारण ये बच्चे होते हैं। अब अगर इन केस अगर हमको पता चलता है कि कहीं एक स्पेशल बच्चा है, या फिर अगर किसी परिवार में, अब सबसे पहले हम इस टॉपिक का जो हमारे मुख्य रूप है जिसमें माता पिता का जीवन और उनका संघर्ष। अब कोई किसी फैमिली में एक बच्चा होता है, अब 0 से 3 वर्ष की अगर हम बात करें तो बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है। अब धीरे से बच्चा बैठना सीखेगा, करवट लेगा पहले, फिर बैठेगा, फिर धीरे धीरे क्रॉलिंग करता है, वो चलता है, कुछ थोड़े थोड़े शब्द बोलता है। कहीं ना कहीं अगर एक अर्ली इंटरवेंशन हो जाए, एक इस पे पता चलता है कि भाई बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है। शुरुआती तौर पर हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स चीजों को ना ओवरकम कर देते कि नहीं, हमारे घर में ये तो थे, इनको ये लेट बोलते थे, वो देर से चलता है। धीरे 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 करके ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है,
और जब बच्चे की उम्र 3 वर्ष की हो जाती है और उसकी उम्र के बच्चे यदि स्कूल में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि एक नर्सरी की सही एज 3 वर्ष है, 3 साढ़े 3 साल में बच्चे एडमिशन लेते हैं, तब माता-पिता को ये एहसास होता है नहीं, कहीं न कहीं मेरा बच्चा सामान्य बच्चे की तुलना में पिछड़ा है। या कई बार जो जागरूक माता-पिता रहते हैं, वो उनको पता भी चल जाता है और पता होने के बाद वो डॉक्टर से संपर्क करते हैं, थेरेपिस्ट से संपर्क करते हैं। अब जब बच्चे माता-पिता को पता चल गया है कि उनके कहीं न कहीं बच्चे के साथ एक ऐसी समस्या आती है, तो सबसे पहले वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, पीडियाट्रिक के पास। वहाँ पर सारी चीज़ों का डायग्नोज होने के बाद हमको ये पता चल जाता है कि आखिर हमारे बच्चे में क्या समस्या है। अब अगर हम एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें, तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एक स्टार्टिंग होती है, वो होती है थेरेपी से। सबसे पहले हमें अगर पता चल गया कि हमारा बच्चा जो है कहीं न कहीं सामान्य बच्चों से अलग है, तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? और सबसे ज़्यादा इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ऑक्यूपेशन थेरेपी। अब ऑक्यूपेशन थेरेपी के साथ-साथ ये ज़रूरी है कि माता-पिता उसको एक्सेप्ट करें। यदि माता-पिता उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे के जीवन में बहुत ज़्यादा आगे खतरा है, क्योंकि कहीं न कहीं हम बच्चे के डेवलपमेंट के साथ खेल रहे हैं। अगर किसी भी समस्या का जैसे मैं उदाहरण दूँ, यदि हम बार-बार बीमार पड़ रहे हैं, यदि हमको बार-बार ऐसी किसी चीज़ की कोई शरीर से रिलेटेड समस्या हो रही है और हम सिर्फ़ बुखार आने पर पैरासिटामॉल खा लें, अरे कुछ नहीं होता, चलता है, सीज़न का है, लेकिन यही चीज़ अगर बार-बार होती रहेगी तो कहीं न कहीं आगे चल के कोई न कोई बड़ी बीमारी डायग्नोज़ हो सकती है। उसी तरह अगर इन बच्चों के साथ अगर हमें समय रहते यदि हम उनको एक्सेप्ट कर लें कि भाई बच्चे में ये समस्या है, अब उस समस्या का समाधान क्या है? तो समस्या के समाधान में अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया और उसको बहुत जल्दी बच्चे के साथ अर्ली इंटरवेंशन उसे दिया, तो कहीं न कहीं गंभीर ना होके वो अपनी ज़िंदगी में सेल्फ डिपेंड बन सकता है। ये बच्चे अलग-अलग कैटेगरी के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। जो माइल्ड कैटेगरी के बच्चे हैं, वो कहीं न कहीं अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। मॉडरेट बच्चों को हम एडीएल की एक्टिविटी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिसमें घरेलू चीज़ों में आत्मनिर्भर हम बना सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रोफाउंड और सीवियर की बात करें, तो ऐसे बच्चे बेडरिडन रहते हैं, वो ज़्यादातर या तो व्हीलचेयर में रहेंगे या तो बेड में रहेंगे और उसमें पूरे टाइम माता-पिता को केयर की ज़रूरत होती है। आप माता-पिता अगर एक्सेप्ट कर लें तो बहुत अच्छी बात है और कहीं न कहीं डॉक्टर भी उन्हें सलाह देगा या फिर थेरेपिस्ट भी होते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और उस काउंसलिंग के थ्रू माता-पिता यदि बच्चों को एक्सेप्ट कर लें, तो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। अब उसी के साथ-साथ आता है इंटरवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन होने के बाद सबसे पहले जो शुरू होता है, वो होती है बच्चे की थेरेपी। अब थेरेपी में कौन-कौन सी थेरेपी सबसे महत्वपूर्ण होती है? सबसे पहले होती है ऑक्यूपेशन थेरेपी, जिसे हम व्यावसायिक चिकित्सा कहते हैं। ये जो चिकित्सा है, इसमें बच्चों को छोटी-छोटी सी चीज़ें, जैसे गामक कौशल कहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं बच्चे की समझ कम है। हो सकता है बच्चे के साथ शारीरिक समस्या भी हो, क्योंकि ऐसे बच्चे देर से चलते हैं, देर से बैठते हैं या फिर खेलना-कूदना इनके जीवन का एक बहुत मुख्य हिस्सा नहीं होता है। वो अपने आप को कहीं न कहीं जो उनको पसंद होता है, उस पे एंगेज रखते हैं। अब बच्चे की इस ऑक्यूपेशन थेरेपी में बच्चे को फाइन मोटर यानी बहुत बारीक चीजें जो हम अपने साथ करते हैं, मोती की माला बनाना, सुई में धागा डालना या छोटी-छोटी अपने जो फिंगर से रिलेटेड जो छोटे ऐसे सूक्ष्म काम होते हैं, वो उनको सिखाया जाता है। ग्रास मोटर, 2 चेयर के बीच से निकलना, कुछ आपने देखा होगा पार्क में बहुत अच्छे-अच्छे से गेम्स होते हैं, सीसॉ होता है, तो ये सारे बच्चे उन सारी चीज़ों को करने से कतराते हैं। मंकी बॉल होती है, उसमें चढ़ना, भागना, दौड़ना, बड़ी सी बॉल उठा के उसको बकेट में डालना, ये छोटी-छोटी सी ऐसी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है, जिम बॉल से रिलेटेड उनकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, क्योंकि इन बच्चों को अपनी बॉडी का वेट और अपनी बॉडी नहीं पता होती, मतलब वो महसूस नहीं कर पाते हैं कि मुझे कितना अपने आप को सँभालना है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम कहीं जा रहे हैं और एकदम से हमारा पैर गड़बड़ हो जाता है और अगर हम गिरने लगते हैं, तो हम अपने आप को सँभाल लेते हैं। हम या तो कुछ चीज़ पकड़ लेते हैं या तो तुरंत अपने दोनों हाथ को ज़मीन में टेक लेते हैं, लेकिन इन बच्चों में इस चीज़ की समझ नहीं होती है। तो ये ऑक्यूपेशन थेरेपी के माध्यम से बच्चे अपने आप को पहचानते हैं, उनके अंदर एक मैं का कांसेप्ट आता है। अब इसी के साथ-साथ आती है स्पीच थेरेपी। ये भी एक बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। ये कहा जाता है, ऐसा स्पीच थेरेपिस्ट बताते हैं कि यदि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को अगर नहीं बोल रहा है, अगर हम बहुत जल्दी उसको स्पीच थेरेपी देते हैं, तो बच्चा बहुत जल्दी बोलने का प्रयास करता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि 0 से 5 साल तक के बच्चों के न्यूरॉन्स बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। हम जिस भाषा में बच्चे से बात करेंगे, हम जो चीज़ सिखाएँगे, वो बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है। और उसको जितनी भी मॉरल चीज़ें होती है, जितना भी सामान्य ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें होती हैं,
तो अगर हम उनको सिखाएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी ग्रैप्स करता है। इसीलिए स्पीच थेरेपी भी बहुत जल्दी उनको देना चाहिए। अब स्पीच थेरेपी के माध्यम से बच्चे का संप्रेषण अच्छा होगा। अगर बच्चे का संप्रेषण अच्छा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम उसे मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। अब इसमें भी कई ऐसी चीजें देखी जाती है। स्पीच थेरेपिस्ट या स्पेशल स्कूल में सब बोलते हैं कि बच्चे से कि हम बच्चे से ज्यादा बुलाने का प्रयास करें। जैसे बच्चे को प्यास लगी है तो उसको खुद फील होने दें कि उसको प्यास लगी है। अगर वो पानी नहीं बोल सकता तो एटलीस्ट वो मम्मम तो बोल सकता है, क्योंकि ये सबसे शुरुआती शब्द होते हैं जो एक माँ और बच्चे के बीच में, या फैमिली वाले अक्सर हम छोटे बच्चों के साथ इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। अगर आप बच्चे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो और उससे पहले हमने उसको पानी पिला दिया या पानी दे दिया, तो क्या बच्चा प्रयास करेगा? बच्चा प्रयास नहीं करेगा। हमको यदि पता है कि कहीं ना कहीं बच्चा हमारा सामान्य बच्चे की तुलना में उसका डेवलपमेंट पीछे है, तो हमें खुद भी उसको प्रयास करने का, आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। तो स्पीच थेरेपी के माध्यम से ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिससे बच्चा बोलेगा, और बोलने के साथ साथ बच्चे का एक लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। अब इसी के साथ साथ होती है एक फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्यों जरूरी है? यदि किसी बच्चे को सीपी का प्रॉब्लम है, सेरेब्रल पाल्सी का प्रॉब्लम है, तो अक्सर उसमें मसल स्टोन हो जाती है, जिससे बच्चे बच्चे का उठना बैठना, किसी भी तरह की जो गामा कौशल होते हैं, बच्चा नहीं कर पाता है। तो वो थेरेपी से बच्चा कहीं ना कहीं उसकी मसल टोन लूज होती है और बच्चा उठने बैठने या चलने में सक्षम हो पाता है। पर ये हर किसी केस में नहीं हो पाती है, क्योंकि कई बार किसी बच्चों को फिजियोथेरेपी की नीड नहीं होती है। अगर बच्चे के हाथ पैर में ऐसी कोई समस्या है तभी हम उसको फिजियोथेरेपी देते हैं। उसके बाद आती है बच्चे की बिहेवियर थेरेपी। ये सबसे मुख्य हिस्सा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि बच्चा सामान्य नहीं है, स्पेशल नीड चाइल्ड है, तो उसके अंदर एंगर भी बहुत जल्दी आता है, एंजाइटी भी बहुत ज्यादा होती है। अब इन बच्चों को हमको समय समय पर ये देखना है कि बच्चे का व्यवहार कैसा हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे यदि हमारे अंदर ये सहानुभूति आ गई ना कि नहीं नहीं वो तो स्पेशल है, कोई बात नहीं, हम इसके साथ है, करने दो, वो कर रहा है, अरे उसमें समझ कम है, तो हम कहीं ना कहीं बच्चे को बैसाखी पकड़ा रहे हैं। हमारा, आपका, हम सबका मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चा मुख्य धारा से जुड़े, बच्चे का व्यवहार ऐसा हो जिसको समाज एक्सेप्ट करे। और अगर हम इस शुरुआती तौर पे यदि उसका नेगेटिव बिहेवियर को नजरअंदाज करेंगे तो क्या बच्चा सामान्य हो पाएगा? क्या हम उसको मुख्य धारा पे ला पाएंगे? नहीं ला सकते। उसके लिए जरूरी है कि यदि कोई बच्चा अवांछनीय व्यवहार करता है जो सोसाइटी जिसको एक्सेप्ट नहीं करती है, धीरे धीरे इस थेरेपी के माध्यम से हम उसका ये जो बिहेवियर है उसको हम कट डाउन करेंगे। फिर आता है स्पेशल एजुकेशन, क्योंकि धीरे धीरे हम बच्चे को ये थेरेपी के तो दे ही रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हम उसको स्पेशल एजुकेशन से जोड़ेंगे। अब उसके पहले जरूरी है कि अगर, अब तो पहली चीज तो देखिए, पेरेंट्स और टीचर्स का ये रोल है। सबसे पहले पेरेंट्स का रोल है कि उनको अपने जीवन का संघर्ष समझ में आना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा ऐसा है तो हम एक अकेले नहीं है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ऐसे हैं। हार नहीं मानना है, हमको अपने आप को समेटना है और हमको उनको आगे बढ़ने का मौका देना है कि नहीं भाई, हम अपने बच्चे को इस काबिल बनाएंगे कि हमारा बच्चा भी समाज में उतना ही महत्व रखता है जितना कि बाकी बच्चे रखते हैं। उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद हमने उसका इंटरवेंशन कर लिया कि हाँ, हमारा बच्चा इतना पीछे है और हम उसको ये हमारे बच्चे के साथ डिसेबिलिटी है। हमने उसको थेरेपी देना भी शुरू कर दिया है। अब उसके साथ साथ होता है एक प्राथमिक उपचार। जैसे कि डॉक्टर्स, अगर हो सकता है कि कई बार बच्चों में एपिलेप्सी की भी प्रॉब्लम होती है, मिर्गी बहुत ज्यादा आती है ऐसे बच्चों को। अब अगर डॉक्टर के पास आप जाइए, डॉक्टर जो बोलता है उनकी सलाह मानिए। डॉक्टर जो दवाई देता है उसको आप लोग देखिए कि भाई दवाई पीने के बाद या दवाई खाने के बाद कहीं बच्चा ड्राउजी तो नहीं हो रहा है, या बच्चा बहुत ज्यादा सो तो नहीं रहा है, या तो फिर उसकी हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम तो नहीं हो रही है। ये जानना माता पिता का बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे ज्यादा मैं आपको कहूँ कि कहीं ना कहीं, या तो सोसाइटी बोलिए या कुछ कहिए, अक्सर ऐसे लोग पेरेंट्स को मिसगाइड भी कर देते हैं कि अरे ये कोई तांत्रिक बाबा है वो बच्चे को ठीक कर देंगे, या कोई वहां पर अगर एक कैंप लग रहा है वहां पर चले जाओ, वहां पर बच्चे को ये खिला देंगे, ये जड़ी बूटी दे देंगे जिससे आपका बच्चा ठीक हो जाता है। तो इन सारी चीजों से, इन सारा भ्रमिक चीजों से आपको बचना चाहिए। पेरेंट्स बिल्कुल इनमें ध्यान ना दें। उनका काम है कि सबसे पहले वो डॉक्टर से ही संपर्क करें। जो डॉक्टर कह रहा है, जो थेरेपिस्ट कह रहा है, कहीं ना कहीं उनको उन पे विश्वास रखना चाहिए। इस तरह से दिग्भ्रमित करने वाली जो चीजें रहती है उनसे हमेशा बचना चाहिए। और अक्सर मैंने देखा है कि ऐसे पेरेंट्स बच्चे को झड़ाने के लिए लेके चले जाएंगे, किसी मंदिर चले जाएंगे। बिल्कुल, भगवान तो बहुत ज्यादा जरूरी है, आप भगवान पे आस्था रखिए, भगवान सब अच्छा करेंगे, लेकिन इस तरह के लोगों से बचना चाहिए।
अब अगर हम आगे बात करें, सबसे बड़ा जो एक रोल जो रहता है स्पेशल बच्चों के साथ है, वो है एक स्पेशल स्कूल। मैंने ये चीज़ देखी है, मैं खुद एक स्पेशल स्कूल रन कर रही हूँ। ऐसे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं और पेरेंट्स को पता है कि उनके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, पूरी नागपुर से अच्छी मोटी-मोटी फाइलें लेकर आते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी डॉक्टर लिखे रहते हैं कि बच्चे में ऑटिज्म का प्रॉब्लम है, एमआर का प्रॉब्लम है। लेकिन एक पेरेंट्स का सबसे बड़ा डर होता है एक स्पेशल स्कूल में बच्चे को डालना। उनका ये मानना रहता है कि यदि हमने स्पेशल स्कूल में बच्चे को डाला है, तो हमारा बच्चा और भी ज़्यादा हाइपर हो जाएगा या दूसरे बच्चों की तरह वो हरकतें करने लगेगा। लेकिन ये एकदम गलत है, क्योंकि एक स्पेशल स्कूल में एक रेशियो चलता है 8:1 का, मतलब कि अगर 8 बच्चे हैं तो एक स्पेशल एजुकेटर रहेगा, वो ग्रुपिंग एक्टिविटी में। अदरवाइज सारी चीजें बच्चों को 1 टू 1 उपचारात्मक शिक्षा दी जाती है, रिसोर्स रूम में उनको टीचिंग दी जाती है, फ्लैश कार्ड के माध्यम से। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती है जिसको स्पेशल एजुकेटर फॉलो करता है और वो स्पेशल एजुकेटर बच्चे को सिखाता है, क्योंकि अल्टीमेटली एक स्पेशल स्कूल का एक एम होता है कि हमको बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना है। अब उस आत्मनिर्भर बनाने के अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं, जैसे कि सबसे पहले बच्चे के लिए जरूरी है एडीएल की एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। हम बच्चे को अगर सीधे एबीसीडी पढ़ना सिखा देंगे और बच्चा यदि अपना मुंह नहीं पोंछ पाएगा, तो वो सीखने का कोई मतलब है क्या? बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले जरूरी है बच्चा अपने आप को पहचाने, बच्चा अपना मुंह पोंछ सके, बच्चा अपनी नाक पोंछ सके, बच्चा अगर उसको प्यास लगी तो वो उसको खुद महसूस हो कि मुझे पानी पीना है, तो कम से कम वो पानी पी सके। अब बच्चा पानी की बॉटल कैसे खोलेगा? उसके लिए जरूरी है ऑक्यूपेशन थेरेपी, क्योंकि उसको तो प्रेशर पता होना चाहिए ना कि हम कितना प्रेशर लगा के ढक्कन खोलेंगे, हम पानी पिएंगे। तो ये सारी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एक स्पेशल स्कूल में बच्चों को एडीएल की एक्टिविटी सिखाई जाती है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, उठना बैठना खाना ड्रेसअप होना, ये सारी चीजें। उसी के साथ-साथ बच्चे को पढ़ना-लिखना सिखाया जाता है, जो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली बच्चे बहुत तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन ये बच्चे इतना पढ़ सकते हैं कि उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन या टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें उनको आ जाए। अपना नाम पढ़ते आ जाए, अपना एड्रेस पता हो जाए, मोबाइल नंबर वो लर्न कर सके। फिर ये बच्चे की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कितना ग्रास्प कर पा रहा है या कितना नहीं कर पा रहा है, या बच्चा किस कैटेगरी का है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या प्रोफाउंड। इन सारी चीजों के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाता है। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है सोशल। आपने अक्सर देखा होता है कि हम किसी शादी में जाते हैं या कहीं पर भी हम जाते हैं जहां हमको एक स्पेशल बच्चा मिलता है, तो वहां पर बच्चा इंटरेक्ट ही नहीं करता किसी से, या फिर वो ऐसा बिहेव करेगा कि ऑलरेडी सबको पता चल जाएगा, या तो ऐसा टेंट्रम्स क्रिएट करेगा जिससे पता चल जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चे का बिहेवियर क्या है, बच्चा दूसरों को देख के मुस्कुरा रहा है कि नहीं है, बच्चा सबके साथ सबको ग्रीट कर रहा है, अगर एक खाने की टेबल लगी है और बच्चों को अगर खाना दिया जाए तो वो प्रॉपर तरीके से खाना खा पा रहा है या नहीं खा पा रहा है। तो ये सारे मुद्दे बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो एक स्पेशल स्कूल में बच्चे को सिखाया जाता है। मतलब एक स्पेशल स्कूल बच्चे की एडीएल की एक्टिविटी, उसके साथ साथ बच्चे का खाना पीना, उसकी सोशल लाइफ, उसका जो हम 5 एरिया की अगर बात करें तो व्यक्तिगत, शैक्षणिक, सामाजिक, रिक्रिएशनल और वोकेशनल, ये सारे एरिया को कवर करता है। अब ये वोकेशनल और प्री वोकेशनल क्या होता है? जब बच्चे 15 वर्ष के हो जाते हैं और कहीं न कहीं यदि बच्चे मॉडरेट और माइल्ड कैटेगरी के होते हैं, तो हम उनको थोड़ी-थोड़ी सी ट्रेनिंग देते हैं। टाइम मैनेजमेंट को सिखाते हैं, मनी कांसेप्ट सिखाते हैं कि बच्चा किस तरह से पैसों का लेन-देन कर सकता है, क्या कर सकता है। अब ये बच्चे जब इसको क्रॉस कर लेते हैं, ये सब उनको आने लगता है, तब पेरेंट्स की सहमति, अब इसमें पेरेंट्स की इच्छा होती है, भई कई पेरेंट्स चाहते हैं कि मैम या सर हम बच्चा इतना कैपेबल हो जाए कि वो सब्जी बेच सके, बच्चा इतना कैपेबल हो जाए कि भाई हमारी ये दुकान है, इस दुकान में बैठ सके, या हम इसके लिए एक दुकान खुलवा दें, तो क्या बच्चा बैठ सकता है? तो अब एक दुकान चलाने के लिए बच्चे के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? सबसे पहले तो उसका व्यवहार ज़रूरी है, उसकी स्पीकिंग स्किल ज़रूरी है कि वो बच्चा किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह से कस्टमर को डील कर रहा है और किस तरह से पैसों का लेन-देन कर रहा है। तो स्पेशल स्कूल कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों की भूमिका निभाता है। तो अब अगर पेरेंट्स इसमें ये सोचते हैं कि हम बच्चे को स्पेशल स्कूल में नहीं डालें, तो आप बताइए क्या सामान्य स्कूल में जाके बच्चा ये सब सीख सकता है? लेकिन जो एलडी के बच्चे होते हैं, आप लोगों ने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी, दार्शन सफारी को एक प्रॉब्लम थी जिसमें इसको सिर्फ रीडिंग का प्रॉब्लम था। तो ऐसे बच्चों के साथ, एडीएचडी बच्चों के साथ या ऑटिज्म जिनको माइल्ड कैटेगरी का है, ये सभी बच्चे नॉर्मल स्कूल में जाके इंक्लूजन के साथ साथ अटैच होके बच्चे स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। वहां अगर एक नॉर्मल स्कूल में यदि एक अच्छा एक स्पेशल एजुकेटर है
और स्पेशल एजुकेटर्स, क्योंकि बच्चा सारी एक्टिविटी को बहुत अच्छे से कर रहा है लेकिन कुछ चीज में वो पीछे है, सामान्य बच्चे से अलग है, तो वहां पर बच्चे को एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन के साथ, इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ बच्चा आगे पढ़ पाएगा। लेकिन अगर बच्चे में ज्यादा समस्या है, तो अगर हम ऐसे बच्चों को एक नॉर्मल स्कूल में डालेंगे, अक्सर मैंने देखा है ये, क्योंकि मैं खुद भी बहुत सारे नॉर्मल स्कूल में एज अ स्पेशल एजुकेटर वर्क करके एक एक्सपीरियंस को मैंने गेन किया है, तो वहां पर बच्चे उस चीज को जो उनको ग्रास्प करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक क्लास में 30 से 35 बच्चे रहते हैं, क्लास टीचर होता है या टीचर होता है, उसको ऑलरेडी सभी बच्चों को देखना रहता है, उसके पास इतना प्रेशर होता है, एक 40 टू 45 मिनट्स मिलते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो क्या उस बीच में 30 बच्चों के साथ एक स्पेशल बच्चा पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। लेकिन जिस बच्चे में थोड़ी प्रॉब्लम है बस वही पढ़ सकता है, या अलग से स्पेशल एजुकेटर उसको पढ़ाए तो वो पढ़ सकता है, लेकिन बाकी सारी एक्टिविटीज को वो बहुत अच्छे से सभी बच्चों के साथ कर सकता है। तो यदि ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा मतलब जिनके साथ प्रॉब्लम है, तो उनको एक स्पेशल स्कूल ही एक बहुत अच्छा एक जरिया है जिसमें बच्चे को आप एडमिशन करा के बच्चों को बहुत कुछ अच्छे से सिखा सकते हैं। अब स्पेशल स्कूल में एक और पार्ट होता है आईपी, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। टीचर, पेरेंट्स और बच्चे, इसको फोकस करके इसको बनाया जाता है। मतलब टीचर्स चेकलिस्ट के माध्यम से ये देखता है कि बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम है, पर्सनल एरिया में भी, एकेडमिक एरिया में भी और सोशल एरिया में भी। ईयरली उसको गोल निकाल के पेरेंट्स की सहमति के साथ एक प्लान बनता है जिसको अप्लाई करके बच्चे को कराया जाता है। अब अगर पेरेंट्स उसको बहुत बखूबी, अगर एक टीचर की, स्पेशल एजुकेटर की बात सुन के पेरेंट्स और टीचर्स दोनों आपस में अपने रोल को निभाते हुए अगर बच्चे को ये आईपी बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, वन टू वन इंटरेक्शन के थ्रू उसको सिखाया जाता है, ये आईपी या तो घर पे भी हम इसको कंडक्ट कर सकते हैं या स्पेशल स्कूल में भी कंडक्ट कर सकते हैं, तो बच्चा बहुत अच्छे से सीख सकता है। अब एक और चीज अक्सर आती है कि स्कूल में यदि एक स्पेशल एजुकेटर टीचर बच्चे को सिखा रहा है मम्मम बोलना, पानी बोलना या खाना खाना सिखा रहा है, क्योंकि अक्सर बच्चों की आदत होती है ना, वो अपने हाथ से खाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको डेफिनेटली बात है अगर आज हमको ही सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएगी तो हम इतनी मेहनत करेंगे क्या। बच्चों का भी ऐसे ही बिहेवियर होता है। और स्कूल में बच्चा खाना खाने लगा, ऑलरेडी टीचर ने एक अच्छा सा वीडियो बनाया और उनके घर पे सेंड किया और बोला कि आप भी प्रयास करिए, और घर पे मम्मी जल्दी में, मम्मी ने कहा कि चलो छोड़ो मैं ही खिला देती हूँ, तो क्या पेरेंट्स की या टीचर्स की या बच्चे की नीड को फुलफिल हम कर पा रहे हैं क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का और टीचर्स का कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो ये जरूरी होता है कि एक स्पेशल बच्चे के लिए कि पेरेंट्स और टीचर्स यदि आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन करें और कोऑर्डिनेशन के साथ अगर बच्चे को सिखाएं, और जो टीचर कह रहा है उनकी बात पेरेंट्स माने, और अगर पेरेंट्स कुछ कह रहा है तो उसकी बात टीचर मानते हुए अगर काम करे, तो डेफिनेटली बच्चे में बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। अब उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी होता है धैर्य। पेरेंट्स को बहुत ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हमको रिजल्ट मिल जाए, तो इतनी जल्दी कभी भी कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि बच्चा अभी तो धीरे धीरे चीजें सीखना चालू हुआ है और कहीं ना कहीं इन बच्चों को सीखने में समय लगता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि पेरेंट्स एक धैर्य के साथ अपना काम करें, जो उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये या जो थेरेपिस्ट हैं या जो टीचर्स हैं उनके पास जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको धीरे धीरे यदि करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे में रिजल्ट आएगा। किसी भी टास्क को सिखाते समय कम से कम नहीं तो 3 महीने का एक समय लेना चाहिए कि इस 3 महीने में कराते कराते बच्चा बहुत अच्छे से सीख सकता है। अब उसके साथ एक बहुत अच्छी भावना, एक बहुत अच्छा यदि ऑरा का निर्माण होगा, ये घर वालों को चाहिए कि घर का माहौल बहुत अच्छा रहे। घर पे बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं, कई बार बच्चे ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, कई बार बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। ज्वाइंट फैमिली में ये बेनिफिट रहता है कि दादा दादी का सपोर्ट भी रहता है, घर के बाकी सदस्य भी होते हैं कि बच्चे के कुछ भी काम में उनको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देते हैं, वाह बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। और न्यूक्लियर, और कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक भी होता है कि कई बार कहा जाता है कि इस माँ के कारण ऐसा बच्चा हुआ है, ये भी बहुत सारी चीजें सामने आई है। तो ये घर के माहौल में एक सीनियर लोगों को भी चाहिए कि एक माँ इसमें क्यों दोषी है कि अगर एक बच्चा ऐसा हुआ है, और अगर हो गया तो उस चीज को एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करके पूरी फैमिली यदि उसके साथ मिलकर काम करेगी तो डेफिनेटली बच्चे में एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। न्यूक्लियर फैमिली में कई बार मम्मी और पापा दोनों अगर पेरेंट्स जॉब में रहते हैं, तो किसी भी मेड के थ्रू अगर मेड बच्चे की टेक केयर कर रही है, तो क्या मेड उतने अच्छे से बच्चे की परवरिश कर पाएगी या पूरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाएगी? तो ये पेरेंट्स की जवाबदारी है, आप एक अच्छा स्पेशल एजुकेटर या शैडो टीचर उसके लिए हायर करिए, या बच्चे को किसी ऐसे डे केयर पे रखिए जहां पर बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस मिले। क्योंकि यदि वहां पर शुरुआती दौर पे यदि चीजें मिस हो जाएगी तो धीरे धीरे बच्चे का बिहेवियर वर्स्ट होना ही है।
तो ये पेरेंट्स का और ये टीचर्स का रोल है कि बच्चे को टारगेट करके हमको पूरा पॉइंट्स बनाने हैं कि हमको कितने एरिया में बच्चे के साथ कैसा कैसा काम करना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो उसका पूरा परिणाम एक बच्चे के साथ आएगा, पूरा रिजल्ट निकलेगा कि बच्चा कहीं ना कहीं हमारा पीछे हो रहा है। फिर अंत में पेरेंट्स ये कहेंगे हमने बच्चे के ऊपर इतना पैसा खर्चा किया, हमने स्पेशल स्कूल में भी डाला, हमने थेरेपिस्ट को भी लगाया और हमने ये भी किया, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि यदि हम पैसे खर्च कर रहे हैं, यदि हमने उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की है, तो हम उसको नजरअंदाज ना करें कि सिर्फ स्पेशल स्कूल में जाने से बच्चा ठीक हो जाएगा। उतना ही हमको काम पेरेंट्स को भी उतना करना है कि अगर कोई कह रहा है तो हमको उनकी बात मानना है और घर का इस तरह से माहौल बना के रखना है। अब सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चे का अधिकार। आप सभी जानते हैं कि अभी 2016 में जो नया अधिनियम आया पीडब्ल्यूडी एक्ट का, जिसमें बहुत सारी नई डिसेबिलिटी को भी शामिल किया गया और उसके साथ साथ इनका कहीं ना कहीं कोटा भी बढ़ाया गया। पहले उनका 2% कोटा था रिजर्वेशन में, लेकिन अब उसको 4% किया गया है। अब उनको पेंशन भी दी जा रही है, पहले पेंशन कम थी, अब इनकी पेंशन बढ़ गई है। अगर किसी में भी 40% भी यदि डिसेबिलिटी आती है, एक रेटिंग निकलता है, तो उनको भी पेंशन दी जाती है। बच्चे का सर्टिफिकेट बनाया जाता है डिसेबिलिटी का, उनका यूनिक आईडी कार्ड भी बनाया जाता है, जिससे उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एमआर माइल्ड कैटेगरी का बच्चा है, वो बहुत इजीली 10th पास कर सकता है, बहुत इजीली 12th पास कर सकता है, लेकिन उसका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम को भी तो लचीला बनाया गया है ना। अब अगर कोई एलडी का बच्चा है, उसको राइटिंग का प्रॉब्लम है, अब उसका पेपर कैसे होगा, उसका ओरल भी तो पेपर हो सकता है। ऐसे को तो हम मतलब बच्चों को हम पीछे थोड़ी ना छोड़ सकते कि उसको लिखते नहीं आ रहा है तो ये तो समाज में पढ़ ही नहीं सकता है। तो बहुत सारे लॉज चेंज किए गए, सीबीएसई ने भी, बोर्ड ने कहा कि, एमपी बोर्ड ने भी कहा, सर्व शिक्षा अभियान में भी ने भी यही कहा कि हर एक बच्चा स्कूल जाएगा, हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है और हर एक बच्चे को पेपर देने का अधिकार है। अब सभी चीजों को फ्लेक्सिबल किया गया। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हमको बच्चे का डिसेबिलिटी कार्ड ही नहीं बनाना है, क्योंकि अगर उसका डिसेबिलिटी कार्ड बन गया तो ये स्टेपल हो जाएगा कि बच्चा स्पेशल है। आप बताइए मुझे, या मैं, आप लोग बाद में इसमें बताइएगा मुझे कि हाँ ये बात सही है या गलत है। अब बच्चा का हमने कार्ड नहीं बनाया और धीरे धीरे बच्चा 5th में आ गया, 5th बोर्ड है एमपी बोर्ड की, अगर मैं बात करूं तो बच्चा क्या सामान्य बच्चों की तरह पेपर दे पाएगा? लेकिन यदि उसके पास एक डिसेबिलिटी का कार्ड रहेगा, उसके पास यूनिक आईडी रहेगी, तो बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। बच्चा जिस सब्जेक्ट को पसंद करता है, बच्चे को वही सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने दिया जाएगा और कहीं ना कहीं उसके आंसर, उसके जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो फ्लेक्सिबल रहेगा। उसको वो पॉइंट्स के थ्रू आंसर दे सकता है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट वाला है। लेकिन कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, कई बार पेरेंट्स बच्चे का सर्टिफिकेट बनवाते ही नहीं है। पर धीरे-धीरे पेरेंट्स को ये समझना चाहिए और ये क्यों, कहीं न कहीं ये उनके बच्चे का अधिकार है। जिस तरह से समाज में सभी बच्चों का अधिकार है कि वो पढ़ें, वो पेपर दें, आगे बढ़े, तो क्या स्पेशल बच्चे पीछे पीछे रहेंगे क्या? हम बिल्कुल उनको पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हर एक बच्चे की एक अपनी प्रतिभा रहती है। वो कब उनकी प्रतिभा सामने आ जाए, एक बहुत अच्छा एजुकेटर से, उसके फैमिली मेंबर से इस चीज को समझ सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो आगे उसकी भविष्य की योजना तैयार करना। कई बार बच्चे ड्राइंग, पेंटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। अब अगर बच्चे खेल रहा है, पूरी थेरेपी कर रहा है, उसके पास एक पेंसिल है, वो दीवार में बार-बार गोद रहा है, वो कहीं न कहीं बहुत अच्छी पिक्चर बना रहा है, तो ये पेरेंट्स को और टीचर्स को जानना है कि हाँ, बच्चे का कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत अच्छी ड्राइंग में रुझान है। इसी तरह से कई बार किसी बच्चों का म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट होता है, जो ऑटिज़्म बच्चे रहते हैं, उनको म्यूज़िक बहुत अट्रैक्ट करती है और उनको बहुत सारे गैजेट्स बहुत पसंद आते हैं, लाइक मोबाइल के में बहुत वो प्ले स्टोर से जाके बहुत अच्छी-अच्छी ऐप्स भी डाउनलोड कर लेते हैं, बहुत अच्छे से गेम खेल सकते हैं, बहुत अच्छे से कंप्यूटर में वो मास्टर हो सकते हैं। तो ये पेरेंट्स अगर बहुत अच्छे से समझ लें कि हमारा बच्चा किसमें आगे है और उसके भविष्य की योजना को तैयार करते हुए, क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप चाहते हो कि आपका 10 साल बाद बच्चा इस प्लेटफ़ॉर्म में रहे, तो उसका प्रयास आपको आज से करना पड़ेगा। तो ये पेरेंट्स और का रोल है कि देखें कि बच्चे का रुझान किस तरफ है, और एक टीचर का रोल है कि ये देखे कि बच्चा किस पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को सोशल होना। अगर आप सोचोगे कि अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ़ घर पे रखोगे और घर पे रख के सारी चीज़ें करोगे, तो क्या पॉसिबल है? बच्चे का बाहर निकलना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेगा, तो बच्चा ज़्यादा सोशल होगा।
हर एक परिस्थिति में, एक दुकान में किस तरह से बिहेव करना है, किसी के यहाँ शादी में किस तरह से बिहेव करना है, बर्थडे पार्टी में किस तरह से बिहेव करना है, स्कूल में या किसी हम ऑफिस में जाते हैं वहां हमको किस तरह से बिहेव करना है, अगर हम बच्चे को लेके नहीं जाएंगे तो बच्चा कभी भी नहीं सीख सकता है। तो पेरेंट्स की मुख्य भूमिका है कि बच्चे को बाहर लेके जाएं। अगर आप ये चाहेंगे कि हमारा बच्चा स्पेशल है, घर पे कोई ना आए, तो ऐसा बिल्कुल भी बच्चे इससे पीछे ही होगा। बच्चे को ये आना चाहिए कि कौन अजनबी है, अजनबी अगर कुछ देंगे तो हमें कुछ नहीं खाना है, या किसी भी अजनबी को हमको घर के अंदर आने नहीं देना है। और यदि कोई हमारे परिचित के हैं, वो हमारे घर पे आते हैं, तो हमें उसके साथ किस तरह से बिहेव करना है कि भाई जब कोई आया तो हम उसको ग्रीट करें, नमस्ते करें, या अपने घर पे बैठाएं, उसको चाय नाश्ते के लिए पूछें। हम किसी के घर जाते हैं तो हमको किस तरह से खाना खाना है, क्या करना है। तो ये पेरेंट्स का मेन रोल है कि बच्चे को सोशलाइज होने दें। और डेफिनेटली इंक्लूजन, आपने अभी देखा होगा कि इंक्लूजन काफी बूम पर है। हर एक स्कूल में स्पेशल बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है। इंक्लूजन क्या होता है कि एक सामान्य विद्यालय में बाधा रहित परिवेश के साथ एक स्पेशल बच्चे को, जब हम एक सामान्य और स्पेशल बच्चे दोनों एक साथ बाधा रहित परिवेश में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसको हम इंक्लूजन कहते हैं। अब ये इंक्लूजन कहाँ से कहाँ क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अगर बच्चा, अल्टीमेटली बच्चे को सोसाइटी पे रहना है जहां पर बहुत पूरे ही सब नॉर्मल है, कहीं ना कहीं वो सामान्य से अलग है, तो सामान्य लोगों की तरह व्यवहार कैसे करना है, ये तो इंक्लूजन ही बताएगा। क्योंकि जब वो सामान्य लोगों के बीच में बैठेगा, उनके जैसी बातचीत सुनेगा, उनके जैसा कार्य करना सीखेगा, उनके जैसा पढ़ना सीखेगा, तो वो मुख्य धारा से जुड़ सकता है। मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इंक्लूजन को जोड़ा गया है। अब उसी के साथ साथ बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास। अगर बच्चा माइल्ड या मॉडरेट कैटेगरी का है और अगर उसने सीख लिया है पैसों का लेन देन करना, तो ये माता पिता को चाहिए कि वो जैसे बच्चे को 10 रुपए दे दे, उनके घर के पास में अगर कोई शॉप है तो आप बच्चे से बोल सकते हैं अपनी नजर पे रखते हुए कि बेटा तुम जाके 10 रुपए का ये सामान लेकर आओ। अब यदि आप कहोगे कि नहीं हमको उसको पैसे नहीं देना है, हमको नहीं करना है, वहां से कोई गाड़ी आ जाएगी, कुछ आ जाएगा, तो क्या बच्चा आत्मनिर्भर बन पाएगा? एक समय के बाद हर कोई अपनी लाइफ से चला जाता है, माँ-बाप भी एक समय के बाद चले जाएँगे, फिर वो बच्चे का क्या? तो कहीं न कहीं आत्मनिर्भर बनाना है, तो ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तो माता-पिता की, परिवार के सदस्यों की होती है। उसके बाद आती है टीचर्स की, क्योंकि एक माता-पिता एक बहुत विश्वास के साथ अपने बच्चे को टीचर को समर्पित करते हैं, और वो भी बच्चे को बहुत अच्छा बनाने के लिए लगे रहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनका भी उद्देश्य ये रहता है कि बच्चा आत्मनिर्भर बने और आगे बढ़े। अब आता है बच्चे को प्री वोकेशनल ट्रेनिंग देना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना, बच्चा सीख सके, पैसों का मैनेजमेंट सीख सके, मनी कंसेप्ट सीख सके, टाइम मैनेजमेंट सीख सके, और उसी के साथ-साथ बच्चे छोटे-मोटे जो भी दैनिक गतिविधि के कार्य हैं वो कर सके। और बच्चे का यदि रुचि है कि वो कुछ आगे अपना खुद एक अमाउंट कमा सकता है, एक पैसा कमा सकता है, कहीं छोटी-मोटी जॉब कर सकता है, तो उसके लिए पेरेंट्स को उसको आगे लेके जाना चाहिए कि भाई हाँ, बच्चा तुम ये कर सकते हो, हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं, एक्स्ट्रा एजुकेटर्स लग के, कुछ थेरेपी के माध्यम से बच्चा सेल्फ डिपेंड बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेल्फ डिपेंड हुए हैं। अब अगर देखें बच्चे को नई-नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना, ठीक है, सोशल मीडिया, मोबाइल या कंप्यूटर अच्छी चीज़ भी है और बुरी भी चीज़ है। तो बच्चे को अपनी नज़र पे रखें। ऐसा नहीं कि हाँ, बच्चा बहुत मोबाइल चलाने लगा है या बच्चा बहुत मोबाइल चलाने लगेगा तो हम उसको मोबाइल देंगे नहीं। बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर मोबाइल ज़रूरी भी है। अगर आज बच्चा घर पे है, कोई ऐसी मिसहैपनिंग होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो बच्चा फ़ोन करके अपने माता-पिता से संपर्क तो कर ही सकता है। कुछ ऐसे मैसेज आने पर, कहीं कुछ आने पे बच्चा देख तो सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी से ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमको उसको छोड़ देना है। तो नई-नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, मोबाइल है, डिफरेंट टाइप के ऐप्स हैं, कंप्यूटर है, इन सभी से बच्चे को जोड़ना चाहिए, इन सभी को बच्चों को सिखाना चाहिए। सिर्फ हर एक चीज़ के यदि नेगेटिव पार्ट होते हैं, तो उसके कहीं न कहीं पॉजिटिव पार्ट भी होते हैं। तुरंत हमारे दिमाग में ये आ जाना कि हम नेगेटिव हो गए, बिल्कुल नेगेटिव तरीके से अगर हम सारी चीज़ें देखेंगे तो डेफिनिटली नेगेटिव होगा। हमको हमारा ऑरा पॉजिटिव रखना चाहिए। तो ये पेरेंट्स को चाहिए कि उसके घर का, उसका ऑरा एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, और वो ये सोचे कि नहीं, हम किसी भी बच्चे को अगर बहुत अच्छे से चीजें कराएंगे, पॉजिटिव वे में कराएंगे, तो डेफिनेटली बच्चा पॉजिटिव ही चीज सीखेगा। अब बच्चे का इंटरेस्ट डेफिनेटली बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है, और उसी के साथ साथ अवेयरनेस, अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है।
छोटी छोटी जो वर्कशॉप्स होती हैं, पेरेंट्स को उसको ज्वाइन करना चाहिए, उससे देखना चाहिए कि बच्चा किस तरह से हम और बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह से बहुत सारी चीजों को हम जोड़ सकते हैं, कौन कौन से ऐसे नए नए ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ हम जुड़ सकते हैं, कौन कौन सी नई एप्स है जिसके थ्रू हम बच्चे को सिखा सकते हैं। सरकार से मिलने वाली सभी योजनाएं, उसका उन्हें लाभ उठाना चाहिए, अपने बच्चों को देना चाहिए। तो इस तरीके के छोटे छोटे जो अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं उनको जोड़ना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल स्कूल में, इंक्लूसिव स्कूल में सबसे ज्यादा जरूरी होती है मानवीय संवेदना। मैंने देखा है, मैंने खुद भी एज अ शैडो टीचर या स्पेशल एजुकेटर एक नॉर्मल स्कूल में काम किया है। तो वहां पर अगर प्रॉपर तरीके से अगर अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा जाए और हर एक बच्चे को, किसी भी बच्चे के एडमिशन के पहले बताया जाए कि हमारे स्कूल में इस तरीके के बच्चे एडमिशन लेंगे और इस तरीके के बच्चे रहेंगे, क्योंकि कहीं ना बच्चे जो नॉर्मल बच्चे रहते हैं वो ऐसे बच्चों की बुली भी बहुत करते हैं और कई बहुत अच्छे भी रहते हैं, कई उनकी हेल्प भी करते हैं। तो ये स्कूल को होना चाहिए कि ये समय समय पर वर्कशॉप ली जानी चाहिए, टीचर्स की भी और बच्चों की भी, कि ऐसे बच्चों के साथ हमें किस तरह से सहानुभूति रखना चाहिए और किस तरह से हमको इन बच्चों को सिखाना चाहिए। बच्चों के मन में उनके प्रति सहानुभूति तो हमें लेकर आना है और कहीं ना कहीं बच्चों को ये भी सिखाना है कि हम इसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई रेस हो रही है और रेस में यदि बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है तो ये बाकी बच्चों के अंदर भी होना चाहिए कि वाह, उसने पार्टिसिपेट किया है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो एक स्कूल में अगर रेगुलर इस तरह के सेमिनार्स होंगे, एक बहुत अच्छे से अवेयरनेस प्रोग्राम होंगे, काउंसलिंग होगी, तो डेफिनेटली सभी बच्चों में बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट होगा। ये मेन स्कूल का रोल है। उसके बाद आता है बैरियर फ्री इन्वायरमेंट। कई बार बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जहाँ इंक्लूजन में बच्चे आते तो है, लेकिन अगर बच्चे को फिजिकली अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्टेयर्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि बच्चा ऊपर, उसकी क्लास है तो बच्चा ऊपर नहीं जा पाएगा चढ़ के, क्योंकि वो सीढ़ी चढ़ने में तो सक्षम है ही नहीं। तो ये होना चाहिए कि भाई उसकी क्लास नीचे है। ये टीचर का और स्कूल डिपार्टमेंट का एक रोल होना चाहिए। उसके साथ साथ सबसे बड़ा रोल होता है करिकुलम का। टीचर बच्चे के अकॉर्डिंग करिकुलम सेट करता है, क्योंकि हम आपको बताएं स्पेशल जो नीड के बच्चे होते हैं वो सामान्य तौर पे सामान्य लोगों की तरह नहीं सोच सकते। अब उनके लिए क्या होगा, वो किस तरह से सोच पाएंगे, क्या करेंगे? उनका कहीं ना कहीं, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, यदि 5th क्लास का बच्चा है तो वो करंट स्टेज पर KG2 या फर्स्ट का पढ़ेगा, लेकिन है तो वो 5th क्लास में, या हो सकता है वो 3rd का पढ़ेगा। तो क्या बाकी जो बच्चे पूरा लॉन्ग आंसर याद करके लिख लेते हैं, तो क्या ये बच्चा लिख पाएगा? ये बच्चा नहीं लिख पाएगा। उसके लिए उसके ये चाहिए कि पाठ्यक्रम में या करिकुलम में जो अडेप्टेशन है, कि हमको कहीं ना कहीं उसको कट डाउन करना है। जो बच्चा कर सकता है सिर्फ हम बच्चे को वही कराएंगे। बस इस तरह से मोटिवेशन के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि वो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करे कि हमारा बच्चा ऐसा है और हमारे बच्चे में कोई कमी नहीं है। हर एक व्यक्ति अलग होता है, हर एक व्यक्ति यूनिक होता है। तो इसी के साथ यदि वो एक्सेप्ट करेंगे और टीचर भी डेडिकेशन के साथ अगर बच्चे के साथ काम करेगा, तो मैं मानती हूँ हम कहीं भी पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस मेरा है कि डेफिनेटली हमको विजय तो मिलती है। तो ये मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, जो मेन पॉइंट थे वो बताए। चूंकि हमारे पास समय कम है, नहीं तो मैं इसके बारे में आपको और भी आगे बताती। अगर आगे मुझे मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आपसे जुड़ के और इस बारे में बात करूंगी। धन्यवाद डॉक्टर अवनी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, खासकर पेरेंट्स को अर्ली एज में किस प्रकार इंटरवेंशन करना चाहिए। हमारे साथ हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। भाई साहब की तरफ चले उसके पहले हमारी आज एक और स्पीकर है, जबलपुर से जुड़ी हुई हैं। एक पक्ष तो ये है कि हमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, शिक्षकों को क्या करना चाहिए, पर इन बच्चों के साथ जब हम बातचीत करते हैं जुड़ने के लिए, तो मुझे लगता है सिंपैथेटिक ना होकर के एम्पैथी लेवल पे जाके डील करना चाहिए। जो भावनात्मक सोच होती है, तो किस प्रकार के एक शिक्षक इसको डील करता है। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर मधुलिका मिश्रा त्रिपाठी जुड़ी हुई हैं। आप करेंटली आर्मी पब्लिक स्कूल जबलपुर में प्रिंसिपल हैं। एक लंबा अनुभव है मैडम का बच्चों के साथ काम करने के लिए, बहुत बड़ा बायोडाटा है। मैं ब्रीफ में बात करते हुए रखूँ, बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं और बहुत सेंसिटिव है। मैंने मैडम का स्कूल खुद विजिट किया हुआ है, जिस प्रकार ये एक एक बच्चे पर ध्यान देती हैं। तो मैम, आज के टॉपिक पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखें, खास करके भावनात्मक पक्ष क्या रहता है एक शिक्षक का, एक पेरेंट्स का इन बच्चों के साथ। ओवर टू यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी, अवनी मैम और यहाँ पे उपस्थित सभी जो श्रोतागण हैं अतिथि के रूप में पधारे हुए, उन सबको पहले मैं अभिवादन करती हूँ। और मैंने अवनी मैम का सेशन सुना है, थोड़ा लेट हो गई
5-10 मिनट, पर टेक्निकल रूप से आपने बहुत ही बेहतर जानकारी दी है, जो कि निश्चित तौर पे पेरेंट्स के लिए मददगार होगी, टीचर्स के लिए भी मार्गदर्शन होगा इस माध्यम से। और चूंकि मैं इस विषय पर चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के साथ एक पूरा सेशन कर चुकी हूँ बहुत पहले, जिसमें डिसेबिलिटी के पहले प्रीनेटल, पोस्टनेटल और पेरीनेटल क्या समस्याएं आती हैं, किस बारे में जागरूक होना चाहिए, उस बारे में मैंने ये सेशन किया था। साथ ही डिसेबिलिटी में मेन के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज आती हैं, इसके बारे में भी मैंने सेशन दिया हुआ था। तो आज मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि अवनी मैम ने भी काफी कुछ बता दिया है। मैं यहाँ पे बात करती हूँ अब सबसे पहले, एक चूंकि मैं प्रिंसिपल के तौर पे भी काम कर रही हूँ, एक स्पेशल एजुकेटर हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं एक विशेष बच्ची की माँ हूँ। मेरी बच्ची की उम्र अब 13 साल हो चुकी है, और इस दौरान ये जब मेरा सफर शुरुआत हुआ था तो ये काफी भावनात्मक उथल पुथल लिए हुआ था। सबसे पहली बात, जब आप एक बहुत अवेयरनेस वाले व्यक्ति होते हो, जिसे अपने हर फील्ड के बारे में जानकारी होती है, तब आपको सबसे पहले जो थॉट आते हैं वो निगेटिव ही थॉट आते हैं, क्योंकि आपको, अगर आपने अर्ली इंटरवेंशन नहीं किया, बच्चे के साथ आपने काम करने की शुरुआत नहीं की, आपने समस्या को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप उसके भयावह पक्ष को जानते हो। तो मेरे साथ भी ये अवसर आया कि जब मैंने इस चीज को सुना, जाना और महसूस किया, तो निश्चित तौर पे एक पेरेंट के तौर पे मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। मेरे लिए काफी भावनात्मक रूप से ये तोड़ने वाला वक्त था। कई बार आत्मघाती विचार भी आते थे, जिसमें बच्चे सहित खुद को भी घात कर लेने की भी इच्छा होती थी। और ये सिर्फ मैं नहीं, ये बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनकी अपेक्षाएं अपने बच्चों से बहुत ऊंची होती है, और जब ऐसी कोई स्थिति सामने आती है तो उनके लिए ये वक्त बहुत ही बुरा होता है। तो आज सबसे पहले मैं अभिभावक की भावनात्मक पक्षों की बात करूंगी, उसके बाद हम शिक्षक की भूमिका को समअप करेंगे, क्योंकि मैडम काफी कुछ बता चुकी हैं। तो सबसे पहले जब बात आती है हमारे हिंदू गर्भ संस्कार की, तो अभिमन्यु की तो जानकारी सभी को है, अभिमन्यु का नाम किसी से अछूता नहीं है। हमको पता है कि हमारे जो संस्कार होते हैं उनकी शुरुआत गर्भ से ही हो जाती है। तो हम ऐसा मानते हैं कि एक स्वस्थ माँ, जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। इसीलिए हम गर्भावस्था के दौरान औरतों की भूमिका, उनके मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा काम करने के लिए सक्षम करना चाहते हैं उनको, और हम प्रयास भी इसी तरीके से करते हैं। फिर दूसरी बात आती है यहाँ पे, जब ऐसी स्थिति आ जाती है, हमने सब कुछ अच्छा किया, उसके बावजूद भी हमारे बच्चे में जब हमको पता चलता है कि डिसेबिलिटी के कोई साइन दिख रहे हैं, तब हम क्या करें। तो यहाँ पे एक की वर्ड है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट योर चाइल्ड। फिर बाकी लोग कहेंगे कि एक्सेप्ट योर चाइल्ड, हम एक्सेप्ट ही कर रहे हैं, हम तो तन मन धन से काम कर रहे हैं। अगर डिसेबिलिटी फील्ड की बात नहीं भी करें तो सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए तीनों तौर पे काम करते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, क्या ये कि हाँ हमारे बच्चे को डिसेबिलिटी है, या किसी भी बच्चे को डिसेबिलिटी है, ठीक है हम मान लिए और हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, क्योंकि भगवान ने हमें ऐसा बच्चा दिया है तो अब हमने इस डिसेबिलिटी को मान लिया और हम कुछ नहीं करने वाले। नहीं, एक्सेप्टेंस का सही अर्थ ये होता है कि ये जो स्थिति है ये वैसी है, ये हमने मान तो लिया है, पर हम इसको ऐसा छोड़ेंगे नहीं। हम इस पल के बाद से, ये पल अभी हमारे सामने आया, ठीक है, बच्चे को ये डिसेबिलिटी डायग्नोस हो गई है, ठीक है, पर नेक्स्ट पल जो भी हमारा अगला क्षण होगा, हम उसमें बच्चे को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये बात होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब कभी भी हाथ पे हाथ रखकर बैठना नहीं होता है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हुए भी कहते हैं कि पॉजिटिव सोच रखिए। जब तक हम किसी स्थिति से रूबरू नहीं होते हैं, एक हमारे यहाँ कहावत है कि जिसके पैर में फटी बिमाई वो क्या जाने पीर पर आई। मतलब जब तक खुद पे बात नहीं आती है हम दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, हम सिर्फ लोगों को जज करते हैं। तो पॉजिटिव सोच रखना कहना बहुत आसान होता है, पर पॉजिटिव सोच हम कैसे रखें। बहुत सारे डर होते हैं, बहुत सारी चिंताएं होती हैं। जब हम बोलते हैं हाँ हम पॉजिटिव सोच तो रखते हैं, लेकिन कुछ चिंताएं हैं, तो जहां पे ये लेकिन वर्ड आ जाता है वहीं पे सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि जो हमारे थॉट्स होते हैं, हमारी जो थॉट प्रोसेसिंग होती है, कहीं ना कहीं एनर्जी होती है। इवन हम ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी जो आप इस पूरी यूनिवर्स में चीजों को जानते हैं, वो एनर्जी होती है।
तो जब हम अपनी थॉट प्रोसेस में लेकिन शब्द ले आते हैं तो हमारी जो निगेटिव एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होने लगती है और वही रिफ्लेक्शन बच्चे के साथ दिखना शुरू हो जाता है। अगर हम अपने शब्द पे ध्यान देंगे तो हमें कहा जाता है ह्यूमन और बीइंग। ह्यूमन मतलब ह्यूमस, मिट्टी से बना हुआ व्यक्ति, और बीइंग मतलब होता है एनर्जी या आत्मा या ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं। तो इस तरीके से हम एक ह्यूमन बीइंग जो मिट्टी से बने हुए व्यक्ति हैं, हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी बीइंग है, जो हमारी आत्मा है, हम उससे अपना एक थॉट क्रिएट करते हैं। और वो थॉट क्या करता है, हमारे दिमाग को जाता है, और दिमाग जब वो डिसीजन लेता है तब हमारी बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए कहता है। ये प्रोसेस साइंटिफिकली प्रूवन है, आप सभी को मालूम है कि ब्रेन ही हमारा कमांड सेंटर है, वही हमें कंट्रोल करता है। तो वो बॉडी को रिस्पॉन्स करने के लिए कहता है और वो बॉडी सिग्नल रिसीव करती है और वो उसी तरीके से काम करती है। तो जिस वक्त हम ये लेकिन शब्द ले आते हैं तो ये निगेटिव थॉट प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, ब्रेन को सिग्नल भी निगेटिव जाता है, और जो हमारे सिग्नल्स के बाद हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू होती है वो भी निगेटिव थॉट प्रोसेसिंग का एक तरीका होता है और उसका रिस्पॉन्स होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम निगेटिव सिग्नल भेज रहे हैं तो हमें पॉजिटिव कैसे मिलेगा। हम अपने बच्चे के लिए अच्छा करना चाहते हैं, हम उन्हें थेरेपी में लेके जाते हैं, हम उनके लिए स्पेशल एजुकेशन की क्लासेस अरेंज करते हैं, पर हमारी थॉट प्रोसेसिंग ही गलत है, तो उसके लिए हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स कैसे पा सकेंगे। दूसरी बात है, जो चीजें हम समझते हैं उसको एक्सक्यूट कैसे करना है। हमने मान तो लिया कि हाँ बच्चे को थेरेपी की जरूरत है, हमारे बहुत सारे थेरेपिस्ट हमें काउंसलिंग करते हैं, प्रोसेस बताते हैं, पर जब तक हम यहाँ से एक्सेप्ट करने के बाद काम करना नहीं शुरू करेंगे तब तक हमारे बॉडी लैंग्वेज में, हमारे कामों में वो चीजें एक्सक्यूट नहीं होती हैं। तो इस तरीके से जरूरी है कि हम पॉजिटिव सोचें, सही डायरेक्शन में काम करें, उसके बाद ही ये प्रोसेस जाके बच्चों पे पूरे तरीके से लागू कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, जब ये ऐसी फेजेस आती हैं तो पेरेंट्स बहुत ही डल महसूस करने लगते हैं, उन्हें लगता है पूरी दुनिया खत्म हो गई है। एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी बात यही आती है कि बच्चे को हम बाहर लेके जा रहे हैं, बच्चा दौड़ता है, चीखता है, चिल्लाता है, कई बार फ्लैपिंग करता है, लोग इसे देख के किस तरीके से जज करेंगे। जब यहाँ पे ये बात आ जाती है, सोशल स्टिग्मा की बात आ जाती है, तो पेरेंट्स इमोशनली काफी ज्यादा वीक होने लग जाते हैं। और जब तक हम इमोशनली स्ट्रांग नहीं होंगे, हम इमोशनल वीक महसूस करेंगे, तब तक हम पॉजिटिव सोच नहीं रख सकते, और वो वाइब्रेशन कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को प्रभावित करने लगती है। इसलिए सबसे पहले जो हमारे पेरेंट्स को काम करना है वो जरूरी है कि हम लैंग्वेज पे काम करें, हम अपनी सोच पे काम करें, हम अपनी वोकेबलरी चेंज कर दें। इसके बाद एक और सवाल आता है पेरेंट्स का, मैं भी कई बार सोचती थी, हमारे बच्चे का क्या होगा, दुनिया में हमारे बाद वो किस तरीके से सरवाइव करेगा। ये सिर्फ डिसेबिलिटी फील्ड की बात नहीं है, ये आमतौर पे सभी पेरेंट्स करते हैं। हम बहुत भविष्य की सोच लेके चलते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत सारे अलग अलग फंड बना के रखते हैं कि हमारे बाद ये हमारे बच्चों के लिए काम आएगा। पर एक सवाल आप सबसे है, क्या आपको अपने अगले सेकंड का पता है? यहाँ पे मैं आपसे बैठ के बात कर रही हूँ, मेरा अगला सेकंड क्या होगा मुझे जानकारी नहीं है। तो जब हम ये कल के लिए सोचने लगते हैं, हम आज के लिए काम करना कहीं ना कहीं कम कर देते हैं, हम भविष्य की सोच रख के वर्तमान में अपना समय खराब करने लग जाते हैं। तो ये दुनिया में कैसे निपटेगा, कैसे जिएगा, तो ये यहाँ पे भी एक निगेटिविटी आने लगती है। हमें बल्कि ये सोचना है कि हम आज इसको किस तरीके से सक्षम बनाते चलें, ये बच्चा नॉर्मल लाइफ कैसे जी पाएगा। एक और शब्द यहाँ पे आ जाता है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या है आपके लिए? वो व्यक्ति जो दूसरों से झूठ बोल सकता है, दूसरों को मैनिपुलेट कर सकता है, जो बच्चा शरारत कर सकता है, या जो बच्चा दूसरे बच्चे को बुली कर सकता है, उसकी हंसी उड़ा सकता है, वो नॉर्मल है। आप हम सब इसी कैटेगरी में हैं शायद। हम सब अपने आप को नॉर्मल समझते हैं, और डिसेबिलिटी फील्ड के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम स्पेशल या एबनॉर्मल शब्द भी बहुत सारे लोग कह देते हैं। तो क्या ये नॉर्मल है? नहीं। वास्तव में हम सब लोग पलूटेड हैं आत्मा से, हम लोग दूषित हैं, हमारा व्यवहार प्रदूषित है, हम लोग ऐसी सोच रखते हैं जो दूसरों को मैनिपुलेट कर सकता है। नॉर्मल तो ये व्यक्ति हैं जिन्हें हम डिसेबिलिटी फील्ड का बोलते हैं, ये सही तरीके से सोचते हैं, इनकी भावनाएं पवित्र हैं,
बहुत ही निस्वार्थ रूप से ये आपसे जुड़ते हैं, ये बहुत ही रॉ, डिवाइन और अनटच्ड और पीसफुल सोल होते हैं। तो अब आप लोग सोचिए कि वास्तव में नॉर्मल कौन है और एबनॉर्मल कौन है। अब नेक्स्ट टाइम मैं जो भी इस मंच के माध्यम से पेरेंट्स जुड़ रहे हैं जो अपने स्पेशल नीड बच्चों को नॉर्मल नहीं मानते, तो अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे कह रहा है कि आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल कैटेगरी में नहीं है, तो आप बिल्कुल कहिएगा कि हमारा बच्चा नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हमारा बच्चा डिवाइन है और डिवाइन चीजें नॉर्मल नहीं होती हैं। हमारा बच्चा बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही अनटच्ड है, उसको दुनिया के छल परपंच और जो भी मैनिपुलेटिव चीजें हैं उससे वो बहुत अलग है। चलिए एक दूसरी बात आपको समझाती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चों का जो दिमाग होता है बहुत ही सादा और पवित्र होता है। आप कई बार ऐसा होगा किसी महान पुरुष के सामने जाते होंगे, किसी संत के सामने जाते होंगे और वहां पे आप जाके बैठ के कुछ सोचते होंगे और अचानक आप जो सोच रहे होंगे उसका जवाब सामने से आने लग जाता है। वहां पे आपको आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हुआ, मैंने तो सोचा था, सामने वाले ने जवाब कैसे दे दिया। इसका अर्थ होता है शांत मस्तिष्क, जो आपकी एनर्जी है वो पूरे तरीके से शांत है। तो जब आप शांत होते हो तो मैंने कहा कि क्योंकि हमारा सोचना एक वाइब्रेशन है और वाइब्रेशन एक एनर्जी है और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, एनर्जी लेवल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं हम। तो जब हम सोचते हैं और सामने वाले का मस्तिष्क पूरे तरीके से शांत है, उसके अंदर कुछ भी ऐसा कचरा जिसको हम कह सकते हैं, जो आजकल की भाषा में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो उसके दिमाग में नहीं है, तो वो हमारी चीजों को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। सेम स्पेशल नीड बच्चों के साथ भी यही होता है, उनका दिमाग इन सब चीजों से बहुत अलग होता है, मन से वो बहुत शांत और पवित्र होते हैं। तो जब उनके माँ बाप कुछ गलत सोचना शुरू करते हैं, उनके बारे में चिंता करना शुरू करते हैं, तो इन बच्चों का मस्तिष्क भी उन चीजों को बहुत जल्दी ग्रहण करता है और वो उसी तरीके से रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। तो मैं बार बार ये कह रही हूँ कि बी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव रहना सिर्फ हमें दिखाना नहीं है, हमें अपने अंदर लाना है कि हाँ बच्चा कर सकता है, बच्चा बहुत बेहतर है, बच्चे में ये क्षमताएं हैं। तो इस तरीके से पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव थॉट प्रोसेसिंग और पॉजिटिव व्यवहार हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात है, जैसे हमारा जो थॉट है वो एक एनर्जी बनाता है, एनर्जी का हम एक्सक्यूट करते हैं। अब इस एक्सक्यूशन के साथ ही एक वक्त आता है जब हमें लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है, हम वापस निगेटिविटी की तरफ आने लग जाते हैं। इस स्थिति में हमें बहुत ही धैर्य के साथ व्यवहार रखना है और ये एक की पॉइंट है जो कि स्पेशल नीड बच्चों के पेरेंट्स के साथ होना चाहिए। हर बच्चा यहाँ पे अलग होता है, आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, हम सबकी सोच अलग है, हम सबके काम करने के तरीके अलग हैं। आप किसी और फील्ड पे अच्छे हो सकते हैं, मैं किसी और अच्छे फील्ड पे हो सकती हूँ। हम सबकी क्षमताएं क्योंकि अलग अलग हैं, तो हम लोग के काम करने के तरीके भी अलग होंगे। तो इस स्थिति पे हो सकता है एक बच्चा जिसकी एक ही डिसेबिलिटी में हम उनको पॉइंट कर रहे हैं, अगर हम उनको बोल रहे हैं मान लीजिए बच्चा ADHD है या बच्चे को ऑटिज्म है, पर वो दो बच्चों के अलग अलग काम की सीखने की क्षमताएं अलग अलग होंगी। तो यहाँ पे हम तुलना करना शुरू कर देते हैं बच्चों के साथ कि उस बच्चे ने जल्दी कर लिया, हमारा बच्चा देर से कर रहा है, क्या हमारा बच्चा नहीं कर पाएगा। तो ये स्थिति पेरेंट्स के लिए बहुत ही निगेटिव सोच वाली हो जाती है। तो इस वक्त हमें ध्यान रखना है कि कोई भी दो इंडिविजुअल क्योंकि एक से नहीं होते हैं, इसलिए हमें धैर्य बनाए रखना है। हो सकता है उसका बच्चा चलना जल्दी सीख गया, इसका बच्चा बोलना जल्दी सीख सकता है। तो धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, उसके बिना आप डिसेबिलिटी फील्ड पे काम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर आता है तो मैं बोलूं कि नियमित दिनचर्या का पालन करना, क्योंकि स्पेशल नीड बच्चों का मैंने कहा कि बहुत ही रॉ होते हैं, ये पर्सनालिटी से सोच में ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, तो इन्हें पता नहीं होता है कि बाहरी दुनिया के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से संपर्क करना है। तो वहां पे जरूरी होता है एक इनकी निश्चित दिनचर्या बनाना और एक उनको सुरक्षित वातावरण देना। मान लीजिए एक स्पेशल नीड बच्चा है, वो सुबह उठ रहा है और उसको पता नहीं है कि आज का उसके दिन की शुरुआत कैसे होनी है, उसे क्या करना है। तो उस वक्त उसका एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और वो उसके व्यवहार में आना शुरू हो जाएगा। और इस स्थिति में जब उसका व्यवहार आपको हो सकता है प्रतिरोधात्मक लगे, हो सकता है वो गुस्से के तौर पे सामने आए, तो हमें सबसे पहले अपने बच्चे की दिनचर्या बनाना है। सुरक्षित वातावरण देने से मतलब है
बच्चा जहां भी जा रहा है, बच्चा जो भी काम कर रहा है, आपको उसके बारे में पहले से जानकारी दे के रखना है। मान लीजिए आपको अपने फैमिली फंक्शन में जाना है, या आज बच्चे को फिल्म हॉल लेके जाना है, या आपको बच्चे को पार्क लेके जाना है, तो पहले ही वहां के बारे में बच्चे को जानकारी देना शुरू करिए। अब कई पेरेंट्स यहाँ पे बोलेंगे हमारे बच्चे को तो कुछ समझ ही नहीं आता। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमारे बच्चे को कुछ समझ नहीं आता। वो सोच रहा है, वो समझ रहा है। इवन वैज्ञानिकों ने भी ये बताया है, डॉक्टर से भी अगर आप बात करें, इवन जब हम कोमा जैसी स्थिति में भी होते हैं तब भी हमारा दिमाग सक्रिय होता है। हम भले चाहे रिस्पॉन्स नहीं करते, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती, तो हमारे बच्चे तो फिर भी सक्रिय अवस्था में रहते हैं। तो इस स्थिति में हमको बताना है, उनको विजुअलाइजेशन करवाना है। एक पार्क की फोटो ले लीजिए या वीडियो ले लीजिए, आप वहां के परिदृश्य को बच्चे को समझा सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो सकता है, यहाँ पे इस तरीके के झूले होंगे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे, आपको अपनी बारी का वेट करना होगा। तो एक सुरक्षित वातावरण के साथ, धैर्य के साथ आप बच्चे को डील करना सिखा सकते हैं इस स्थिति से। दूसरा है सही समय पर सलाह। जैसे मैंने अर्ली इंटरवेंशन की बात करी थी, जितना जल्दी हो सके विशेषज्ञों से संपर्क करना यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। जब हम डिसेबिलिटी फील्ड की बात करते हैं, अर्ली इंटरवेंशन तो वैसे तो 0 to 6 ईयर के लिए होता है, कुछ इसको 0 to 3 ईयर भी मानते हैं। तो जितना जल्दी हम बच्चे के सिम्टम्स जान जाते हैं कि बच्चे में कुछ ऐसा दिख रहा है जो असामान्य तौर से प्रभावित कर रहा है उसकी दिनचर्या को, उसके व्यवहार को, या उसकी सामाजिकता को, तो वहां पे हमें समझ जाना चाहिए कि अब जरूरत है हमें विशेषज्ञों की टीम का। सबसे पहले आप डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से मिलिए, उसके बाद उनकी सलाह के साथ आप साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, स्पेशल एजुकेटर से मिलते हैं। कुछ फिजिकल समस्याएं हैं, सेंसरी नीड से संबंधित समस्याएं हैं, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं। तो इस तरीके से विशेषज्ञों का एक क्रम होता है जो आपके बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार हमें निर्धारित करना है, हमें फाइंड आउट करना है और सही विशेषज्ञों से मिलना है। दूसरा, सोशल मीडिया में आजकल बहुत सारे वीडियोस आते हैं, कहीं कोई कुछ कह रहा है, कहीं कोई कुछ कह रहा है, 10 तरीके की चीजें दिमाग में आपके डाल रहे हैं। ये दे दीजिए आपका बच्चा सही हो जाएगा, वो दे दीजिए आपका बच्चा सही हो जाएगा, दवाइयां दे दीजिए आपका बच्चा सही हो जाएगा। इन तरीके की भ्रामक जानकारियों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। मैं भी बीइंग ए पेरेंट, जब मेरे साथ ये शुरुआत हुई थी तो मैंने सोशल मीडिया सर्च करना शुरू किया। मुझे थी सोशल मीडिया में जो जानकारी होती है कई बार वो इस हद तक घातक होती है कि आपको डिप्रेशन में ले जा सकती है, क्योंकि जो बच्चे की जानकारी दी गई है वो आपका बच्चा नहीं है। आपके बच्चे के सिम्टम्स, आप जैसे बच्चे के सिम्टम्स हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि उस बच्चे की समस्या भी वही हो जो हमारे बच्चे की समस्या है। तो बजाय उनको फॉलो करने के आप विशेषज्ञों की सलाह ही मानिए। हाँ, आप जो रेमेडीज है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बच्चे को एंगेज करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। सोशल मीडिया में वर्कशीट हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, जो आपको तरीके देंगे, पर वो हर चीज आपके बच्चे में लागू हो जरूरी नहीं। जैसे मैं एक बहुत साधारण सा आपको उदाहरण दूंगी। जब हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की बात करते हैं ऑटिज्म में, तो 2 तरह के होते हैं उसमें, हाइपो और हाइपर। हाइपो मतलब जिनमें उन सेंसेस की कमी होती है और वो लेथार्जिक जैसा फील करते हैं, और हाइपर बच्चे बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने वाले, ब्राइट चीजों से अट्रैक्ट होने वाले, तेज आवाजें करने वाले, इस तरीके का होता है। मान लीजिए हमने आ रहा है कि बच्चे को बहुत धीमे तरीके से स्विंग कराइए, वो हाइपर बच्चे के लिए सही है, पर अगर आपने वो हाइपर बच्चों के ऊपर लगा दिया तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे का नुकसान होना तय है, और सही थेरेपी का डायरेक्शन ना होने पे बच्चे की समस्याएं बहुत हद तक बढ़ सकती हैं। इसके बाद है बच्चे की छोटी छोटी सफलताओं की सराहना करिए। हम हमेशा जब सोशल सर्किल पे रहते हैं, स्कूल जाते हैं, या बच्चे के ही सर्किल की बात करें, तो हम तुलनाएं करना शुरू कर देते हैं। बहुत स्वाभाविक सी बात है, ये मानव अपेक्षाएं होती हैं। हर एक पेरेंट्स की अपेक्षा होती है कि हमारा बच्चा सबसे ऊपर रहे, सबसे अच्छा करे। पर इस स्थिति में जब हमारे बच्चे में स्पेशल नीड वाले कैरेक्टर्स हैं, जब बच्चे की आवश्यकताएं कुछ अलग हैं, तब हमारे लिए उसका एक शब्द, एक कदम बढ़ाना भी माइलस्टोन होता है। और इस वक्त अगर आपने अपने बच्चे की सफलता पे उसको प्रोत्साहित नहीं किया, उसका उत्साहवर्धन नहीं किया, तो आप समझ जाइए कि आप अपने बच्चे की सफलता को उसी क्षण रोक रहे हैं। और जिसे आप सो कॉल्ड नॉर्मल कहते हैं, वो नॉर्मल होना तो दूर है, बच्चा आपका और पीछे चला जाएगा।
तो बच्चे को सराहिए, उसकी सफलताओं को प्रोत्साहन दीजिए। एक छोटा शब्द भी अगर वो कह रहा है तो उसे एहसास दिलाइए कि आज उसने एक बहुत बड़ा काम किया है, और निश्चित तौर पे वो सफलता की पहली सीढ़ी हो सकता है, पर वो अंतिम नहीं होगा। इसके बाद बच्चे का आत्मनिर्भर बनना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि भाई या बहन उनको संभाल लेंगे। हम क्यों किसी व्यक्ति से अपेक्षा करें? हाँ, हम माँ बाप हैं, हमारे बच्चे के प्रति कर्तव्य है। हम सोच सकते हैं कि बच्चा हमारी जिम्मेदारी है, उसको पालना पोसना या उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। पर उसके भाई या बहन से हम ये क्यों अपेक्षाएं रखें कि वो अपना जीवन छोड़ के, जिस तरीके से हम डेडिकेटेड हैं, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं बच्चे के लिए, उस तरीके से वो बच्चे के लिए काम करेगा? तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? हाँ, भाई बहन या सिबलिंग्स एक सपोर्ट पिलर हो सकते हैं जो बच्चे को देखें कि उसके साथ कुछ गलत ना हो, उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए उसके साथ रहें, उसको मार्गदर्शन दे सकें, पर बच्चा पूरे तरीके से उन पर डिपेंडेंट ना हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना, सबसे पहले बच्चे की एडीएल एक्टिविटीज, क्योंकि यदि बच्चा अपना शुशु पॉटी खुद कर सकता है, अपने कपड़े बदल सकता है, अपना खाना खा सकता है, सेल्फ ग्रूमिंग कर सकता है, तो बहुत हद तक दूसरों पर उसका बोझ कम महसूस होने लगता है। तो हमारे बच्चे के लिए पहला प्रयास होना चाहिए, सबसे पहले वो एडीएल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाए। इसके बाद अगर बच्चे में आईक्यू उतना बेहतर नहीं है कि बच्चा मेन स्ट्रीम एजुकेशन में जा सके, तो हमें चाहिए विशेष शिक्षा, और उसके साथ उसके लिए वोकेशनल सपोर्ट क्या होगा आगे भविष्य में चलकर। बच्चा घर में बैठ के अगर पूरे वक्त खाली रहेगा तो उसे खुद में उत्पादकता महसूस नहीं होगी। और कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं, जब हम थोड़ी भी कमाई करते हैं, हम सारे व्यक्ति 5 रुपए 10 रुपए दिन में भी अगर हम कमा के लाते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद को उत्पादक मानते हैं। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि बच्चे को भी किसी ऐसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगाएं, ताकि जब वो बड़ा हो जाए तब उसे ये ना महसूस हो सके कि मैं घर का अवांछित हिस्सा हूं या घर में मैं कोई तरीके से सहयोग नहीं कर सकता हूं। चलिए, वोकेशनल की बात अगर हम छोड़ भी दें, बच्चा इस स्थिति पे नहीं आ सकता, तो हम बच्चे को घर का काम करना तो सिखा सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से काम होते हैं जिसमें हम माँ या बाप की मदद कर सकते हैं। बच्चा घर में सब्जी जमा सकता है, बच्चा घर में अपना डाइनिंग टेबल लगा सकता है, कपड़े उठा के ला सकता है। हो सकता है बहुत छोटी बात लगेगी बहुत से लोगों को सोचने के लिए कि अरे डाइनिंग टेबल लगाना कौन सी बड़ी बात होती है, पर एक गृहिणी से पूछिएगा, जब उसे पूरा दिन काम करना होता है और कोई उसका डाइनिंग टेबल सेट करके दे देता है उसको, या धुले हुए कपड़े उठा के ले आता है, तो उसके लिए कितनी बड़ी मदद होती है। तो एक स्पेशल नीड बच्चा इस तरीके से भी उत्पादक हो सकता है, ये सोच सभी माँ बाप को रखनी चाहिए। इसके बाद होता है स्कूल जाना या बच्चे की थेरेपी सेंटर में थेरेपी शुरू होना। तो जरूरी होता है यहाँ पे कि हम स्कूल से, या तो बच्चा स्पेशल स्कूल जाएगा अगर उसमें आवश्यकताएं ज्यादा हैं, या अगर उसका आईक्यू ठीक है, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में वो कुछ एडेप्टेशन के साथ, मॉडिफिकेशन के साथ काम कर सकता है। सरकार की बहुत सारी नीतियां आई हैं, एनईपी में बहुत सारे प्रावधान आए हैं जो कि स्पेशल नीड बच्चों को सहयोग कर रहे हैं। पर इसके साथ हमें जरूरी है कि स्कूल से हम लगातार संपर्क में रहें, क्योंकि बच्चों की आईईपी तैयार होती है, स्पेशल नीड बच्चों की आईईपी तैयार होती है, जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। क्योंकि हर बच्चे की नीड यहाँ पे अलग है, तो उनके प्रोग्राम भी उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। तो पेरेंट्स जब तक उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, उन्हें नहीं पता होगा कि स्कूल में क्या थेरेपी चल रही है या स्कूल में किस तरीके का एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है, किस तरीके की रणनीतियां वहां के शिक्षक अपना रहे हैं, तब तक पेरेंट भी सही दिशा में काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए थेरेपिस्ट हो या स्कूल हो, मेन स्ट्रीम एजुकेशन से रिलेटेड हो या स्पेशल नीड स्कूल हो, पेरेंट्स का टीचर्स के साथ, थेरेपिस्ट के साथ लगातार संवाद करते रहना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों की भावनाओं को सुनना और समझना। कई बार होता है, अब हम कहेंगे कि सुनना कैसे, कई बच्चे तो नॉन वर्बल हो सकते हैं, हम कैसे उन्हें सुने? सुनने का यहाँ मतलब है बच्चा क्या चीज एक्सप्रेस कर रहा है आपसे, उसे समझने की कोशिश करिए। आप स्वयं से इस चीज का अंदाजा लगाइए, जब आप बहुत दुख में होते हो और अपनी बात किसी से बोल नहीं पाते हो, तो वो दुख आपका गुस्से के तौर पे आता है सामने। सेम स्पेशल नीड बच्चों के साथ भी वही होता है। जब वो अपनी चीजें नहीं समझा पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गुस्से या जिद से उस चीजों को दिखाना शुरू करते हैं। तो समझने की कोशिश करिए, अगर बच्चा किसी तरीके का व्यवहार आपसे प्रदर्शित कर रहा है, कहीं आने जाने को खा रहा है, तो समझिए कि बच्चे के साथ कहीं ना कहीं समस्या है।
अब आपको बच्चे की समस्याओं को कैसे फाइंड आउट करना है, बच्चा वर्बल है तो उसकी वोकेबलरी बढ़ाइए, साथ में उसे इमोशन कार्ड शेयर करना सिखाइए, ताकि वो इमोशन कार्ड से आपको बता सके कि वो दुख में है या तकलीफ में है या उसे कुछ चीजें अच्छी नहीं लग रही है या कोई व्यक्ति उसे परेशान कर रहा है। इमोशन कार्ड के साथ आप वर्बल नॉन वर्बल दोनों बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। स्कूल से संबंधित अगर कोई समस्याएं हैं तो उनके टीचर से मिलिए, लगातार बातें करिए। पढ़ाई से संबंधित कुछ समस्याएं हैं तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन, क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या एडेप्टेशन ला सकते हैं, इसके लिए आपका निरंतर संवाद करना जरूरी है। साथ में अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे के पास क्या अधिकार हैं, रूल्स रेगुलेशन कौन से उसकी मदद कर सकते हैं, कौन सी सरकारी योजनाएं उनके लिए मददगार साबित हो सकती हैं, इसके बिना हम बच्चे की सहायता नहीं कर सकते। इसके बाद बात आती है समावेशिता की। काफी सारे पेरेंट्स होते हैं जो सामाजिक डर से बच्चों को कहीं ले जाना पसंद नहीं करते हैं, वो बच्चों को छुपाना चाहते हैं। कई पेरेंट्स तो ये बताना भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे में किसी तरीके की डिसेबिलिटी है, और इसका एक महत्वपूर्ण कारण यही है कि हमारे यहाँ सोशल टैबू है जो कि स्पेशल नीड्स शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। इस सोशल टैबू के चलते ही, सोशल रिस्ट्रिक्शन के चलते ही पेरेंट्स इस चीज से बचने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में बच्चा अलूफ हो जाता है, धीरे धीरे वो सबसे कटता जाता है और एक वक्त वो सिर्फ अपने दायरे, अपने पेरेंट्स के ही बीच में रहना पसंद करता है। इस चीज के मैं सख्त खिलाफ हूँ। पहली बात, ये कोई शर्म की बात नहीं है कि आप नहीं बता सको कि आपके बच्चे में किसी तरीके की डिसेबिलिटी है। शर्म की बात उनके लिए है जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो जागरूक हैं, जो समाज का मुख्य हिस्सा मानते हैं खुद को, और वो इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि हाँ, इस बच्चे में डिसेबिलिटी है, इसे हम सबकी आवश्यकता है या हम सब इसकी किसी तरीके से मदद कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को इसके लिए कहीं भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप अपने बच्चे को, जैसे मैंने कहा कि पिक्चर कार्ड्स हैं या वीडियोस हैं या सोशल स्टोरी के जरिए जगहों के बारे में बताइए, अलग अलग स्थिति के बारे में बताइए, अलग अलग परिस्थितियों के बारे में बताइए, ताकि कहीं भी जाने से पहले उसका एंजाइटी लेवल कंट्रोल में आ जाए, उसे पता हो कि यहाँ जो हम जा रहे हैं किस तरीके का माहौल होगा, क्या क्या संभावित चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। एंजाइटी लेवल कम होगा तो बच्चे का निश्चित तौर पे जो व्यवहार उच्छृंखल तरीके से सामने आता है वो कंट्रोल होगा। तीसरी बात, बच्चे को व्यस्त रखने के तरीके ढूंढिए। अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जो बच्चे के इंटरेस्ट की नहीं है, अब मान लीजिए मैं जा रही हूँ किसी शादी में और बच्चे को वहां पे कुछ सेंसरी इश्यूज है, तेज आवाज या गीत संगीत की आवाज से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बैंड की आवाज से इश्यू हो सकते हैं, तो हमें तरीका ढूंढना है कि बच्चे के लिए नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स लेके जाएं। बच्चे को व्यस्त रखने के लिए कुछ हम वर्कशीट्स ले जा सकते हैं, उसके पसंद की चीजें ले जा सकते हैं, उसके पसंद के खिलौने ले जा सकते हैं। तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी बात, हर तरीके के सोशल सर्कल में जाइए ताकि बच्चे को कभी ये ना लगे कि ये जगह हमारे लिए बिल्कुल नई है। आप अगर मूवी जाना चाहते हैं, निश्चित तौर पे बहुत से लोग बच्चे की आवाजें सुन के या बच्चे का एक जगह ना बैठना देखकर आप पर गुस्सा कर सकते हैं, पर आप ऐसा दिन चुनिए जिसमें कम भीड़ हो और सुबह का वक्त चुनिए। तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि हम बच्चे के हिसाब से माहौल कैसे अनुकूलित कर सकते हैं और बच्चे को किस तरीके से सोशल सर्कल में हम ला सकते हैं। प्लस अपना एक सपोर्ट ग्रुप बनाइए। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत अवेयर होते हैं, साथ में जो थेरेपी से भी जुड़े पेरेंट्स होते हैं, सबको सोशल एंजाइटी जैसी समस्याएं आती हैं, तो आप लोग अपना एक ग्रुप फॉर्मेशन कर सकते हैं जिसमें आपके बच्चों को आप ले जाकर एक साथ कहीं पार्क में, किसी प्लेग्राउंड में खेल खिलवा सकते हैं, उन्हें रूल्स और रेगुलेशन बता सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके बच्चे में एक सोशल जो स्टिग्मा है वो तोड़ने की कैपेसिटी आएगी। पेरेंट्स को ये डर नहीं रहेगा कि कोई हमारे बच्चे को जज कर रहा है, क्योंकि वहां सारे बच्चे डिसेबिलिटी वाले हैं, तो वहां कोई भी पेरेंट एक दूसरे को जज नहीं करेगा, उल्टा एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। प्लस आपकी कुछ समस्याएं हैं, जब आप उस सर्कल में बात करते हो सकता है कोई पेरेंट आपको सोल्यूशन दे सके। तो इस तरीके से जो सोशल सर्कल होता है, जो पेरेंट सपोर्ट ग्रुप होते हैं, कहीं ना कहीं वो हर तरीके से मददगार साबित होते हैं। इसके बाद मैं बात करती हूँ 18+ वाले बच्चों के लिए। 18+ वाले बच्चों के लिए जनरली स्कूल उन्हें थेरेपी देकर प्री वोकेशनल लेवल तक आगे बढ़ा देता है।
अब पेरेंट्स के पास कोई जगह नहीं होती है जहां पे बच्चे जा सकें, जहां पे बच्चे सोशल हो सकें, जहां पे बच्चे थेरेपी के अलावा कुछ काम कर सकें। तो जैसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण करते हैं, तो उस तरीके से पेरेंट्स सोसाइटीज बना सकते हैं, बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज करा सकते हैं, और ऑनलाइन उसका आप प्रमोशन भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो कि स्पेशल नीड बच्चों के बनाए हुए चीजों को सपोर्ट करते हैं, उन्हें सेल करने में मदद करते हैं। तो ये बात हुई हमारे 18+ वाले बच्चों की। इसके बाद अगर हमारे बच्चों में हमें ऐसा लग रहा है कि विवाह जैसी संस्था को वो समझ सकते हैं, अगर उस स्थिति में हैं कि वो उत्पादक तौर पे विवाह करके एक व्यक्ति का जिम्मेदारी उठा सकते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो संस्कार बनाए गए हैं ये सोच समझ के बनाए गए हैं, और हमारे बच्चों को भी हक है कि वो एक इंसान के तौर पे जितने भी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम भी जिसमें एक है, उन्हें जिए। तो काउंसलिंग करिए, देखिए कि क्या उनमें कुछ फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है, इमोशनल प्रॉब्लम आ रही है, अगर नहीं तो उन्हें आउटकम करने का कैसा तरीका हम अपना सकते हैं, उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। लास्ट में मैं शिक्षक की भूमिकाओं के साथ समाप्त करना चाहूंगी। मैं बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट इसको बोलूंगी, क्योंकि अवनी मैम ने काफी कुछ इसके बारे में बताया है। तो निश्चित तौर पे जब हम घर से निकल के आते हैं, तो सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो एक शिक्षक की होती है। एक परिवार ही वो आपको बनाकर देता है स्कूल में, और पेरेंट की भूमिका में शिक्षक ही होता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि हम आईईपी तैयार करते हैं, तो हर एक विशेष बच्चे के लिए शिक्षक यहाँ पे संशोधित और व्यक्तिगत पाठ योजनाएं बनाता है, जिसमें उनके व्यक्तिगत निर्देश होते हैं, जो बच्चे की क्षमताओं के आधार पर, बच्चों के चैलेंजेस के आधार पर हम तैयार करते हैं। फिर हर बच्चे की गति और सीखने का तरीका अलग होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो विजुअल लर्नर होते हैं, देख के सीख जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको लिखना बहुत पसंद होता है, वो लिख लिख के सीखते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो खेल में सीखते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि बच्चे की व्यक्तिगत सीखने की क्षमता क्या है और किस तरीके से वो सीख सकता है। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे स्लो सीखते हैं। तो उसके हिसाब से भी हमें अपनी रणनीतियां मॉडिफाई करनी पड़ती हैं। समावेशी शिक्षा की तरफ आते हैं, तो ये जरूरी होता है कि जो उस बच्चे के साथ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ अन्य बच्चे हैं, उन विद्यार्थियों में सहानुभूति, समझ और विविधता को लेकर सम्मान डेवलप किया जाए। तो इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण दूंगी, क्योंकि मैं जिस स्कूल से जुड़ी हुई हूँ, हमने आर्मी पब्लिक स्कूल्स के साथ मिलकर एक कार्यक्रम बनाया हुआ है जिसे हम आशा मिलाप कहते हैं। बहुत सारी गतिविधियां हम आयोजित करते हैं। जैसे अभी हमारा क्रिसमस आ रहा है, तो इस दिन हम कुछ एक्टिविटी आयोजित करेंगे, जिसमें जो मुख्य धारा के स्कूल हैं वहां से कुछ बच्चे आकर हमारे बच्चों के साथ कुछ गतिविधियां करते हैं। कुछ सहयोगात्मक गतिविधियां होती हैं, कुछ व्यक्तिगत स्तर पे होती हैं, कुछ ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं। इस तरीके से उन्हें भी समझ में आता है कि हाँ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में भी कुछ क्षमताएं होती हैं, वो भी हमारा एक हिस्सा बन सकती हैं। तो इस तरह की गतिविधियां सभी स्कूल संचालित कर सकते हैं। इवन सिर्फ स्कूल की बात नहीं करूंगी, आप सोशल सर्किल पे भी इस तरीके की गतिविधियां संचालित कर सकते हो, जिसमें आप अपने सोसाइटी में भी किसी विशेष स्कूल के बच्चों को बुला के उनके लिए प्रोग्राम आयोजित कर सकते हो, उन्हें भी भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकते हो। विशेष शिक्षा में मैं आगे बात करूं तो नियमित मूल्यांकन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा हर दिन कुछ सीख रहा है। हाँ, गति अलग अलग हो सकती है, तो जब हम मूल्यांकन करते रहते हैं बच्चों का, तो उनकी आवश्यकता अनुसार हम बदलाव भी करते हैं, अनुकूलन भी करते हैं। इसमें फिर थेरेपिस्ट जो होते हैं, अभिभावक होते हैं और अन्य पेशेवर जो होते हैं, इनमें डॉक्टर्स वगैरह भी शामिल होते हैं, क्योंकि कई बच्चों को मेडिसिन की भी जरूरत होती है, कुछ बच्चों को फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है। मधुलिका मैम, थोड़ा सम अप करें क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स भी लेने हैं अभी। जरूर सर। तो बस मैं सर इतना कहना चाहती हूँ कि समर्पण, कौशल और उत्तरदायित्व, इन्हीं का जो सतर्क संतुलन होता है, वो चाहे पेरेंट्स हो चाहे शिक्षक हो, वो इनकी बहुआयामी भूमिका को उजागर करता है। और इन्हीं के साथ ही हम जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिन्हें हम बहुत ही इस समाज का अग्रणी हिस्सा बनाना चाहते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं। और इसके लिए कहीं भी खुद को कमजोर मानने की आवश्यकता नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में अगर मैं नाम लूं तो अल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर अब हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति तक शामिल हो चुके हैं। और अभी फिलहाल बिल गेट्स ने भी अपना नाम बोला कि शायद उन्हें ऐसा लगता है कि वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में हैं।
तो ये ना समझें कि ये उनकी कमी है, ये उनकी ताकत बन के भी उभर सकती है। बस हमें जरूरत है सही नजरिए की, सही अप्रोच की। थैंक यू सो मच। समर्पण, कौशल, उत्तरदायित्व, बहुत अच्छी बातें कही मैम। ये तो जीवन के किसी भी आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, इनकी आवश्यकता रहती है। आज हमारे अध्यक्ष जी जुड़े हुए, सौभाग्य है हमारा। माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलेंगे। अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर जी और हमारे दोनों विद्वान वक्ताओं ने जो आज हमें जानकारी दी है। मुझे लगता है कि समय बहुत कम था और इनके पास अनुभव बहुत अधिक है, और एक ऐसा अनुभव है कि जो बगैर किए नहीं आ सकता। ये अनुभव पढ़ने से नहीं हो सकता, ये अनुभव जीने से होता है। और अभी आपने जो बताया मुझे बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में ये स्पेशल बच्चे नहीं, मैं कहूँ ईश्वर के बहुत करीब हैं। हम देखते हैं हमारे रामायण में कहा गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने यही कहा होगा कि ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत करीब होता है जिसके मन में कोई कपट ना हो, कोई छल छिद्र ना हो। तो मैं मानता हूं जिनको हम स्पेशल बच्चे कहते हैं या स्पेशल कहते हैं, वो सचमुच ईश्वर के बहुत करीब हैं। अब वो संसार की दुनिया में, इस भागम भाग की दुनिया में भले ही उनको हम कुछ भी कहते रहें, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि वो ईश्वर की विशेष कृपा है, ईश्वर का विशेष आशीर्वाद है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे बहुत परिवारों को जानता हूं जिसमें कोई स्पेशल बच्चा है, परिवार की बहुत उन्नति हुई है। उन्होंने कहा उस बच्चे के जाने के बाद हमारी वो प्रोग्रेस नहीं हुई जो उसके रहते हुए थी। तो वास्तव में वो देवत्व का निवास उनके पास था, देवत्व के वो करीब थे, इसलिए यह सब होता है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि ये विशेष है, और उन लोगों को भी कहीं न कहीं पूर्व जन्म के संचय कर्म के आधार पर उसकी सेवा करने का अवसर मिला है। यह मान करके उनकी सेवा और चिंता करना चाहिए कि हम ईश्वर की सेवा करने का ईश्वर ने हमें अवसर दिया है, और हम अधिक ध्यान लगा सकें उसमें। जिससे अगर ये भाव और भावना रही तो मुझे लगता है हम इन बच्चों के लिए हम विशेष कुछ काम भी कर सकते हैं। आजकल मैं मानता हूँ कि समाज में कहीं वो पीछे नहीं है, उस तरह की सुविधाएं भी समाज और सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो उस पर उपलब्ध कराएं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो अभी बताया है कि हम सब लोग उस संवेदना के साथ काम करें, उस संवेदना को समझें और हम अपने मन को उस पिच पर ले जाएं। कई बार मुझे लगता है ऐसा बोलते हैं कि बच्चों को समझ नहीं आता है, इन बच्चों को ऐसा नहीं है। मुझे लगता है हमारे समझने का लेवल हमने नहीं बढ़ाया। हम कई बार देखते हैं, हम मनुष्य तो मनुष्य, हम पशु को इतना अच्छा ट्रेंड कर लेते हैं। इसका मतलब हम अपने समझाने के लेवल को उसके लेवल तक ले जाते हैं। तो जो लोग उसकी समझाने के लेवल को वहां ले जाते हैं, उनका एक पिच मिल जाता है और वो छोटी बात भी समझ में आती है। जब हमारे मन में कोई अहंकार रहता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, तो समझता नहीं है, ना समझ है, और बार बार समझाने पर नहीं समझ रहा है, तो मुझे लगता है ये हमारी समझ का अंतर है जो हम उसको स्पेशल के ऊपर थोपने लगते हैं। ये भाव और भावना हमारे मन में चाहिए। आज का ये जो सेशन है वास्तव में समाज के लिए भी, हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ही। समाज में भी इसको जाना चाहिए, और जितना नीचे तक जाएगा, जितना लोगों तक पहुंचेगा, उतना ये प्रभावी होगा। और मैं अधिक समय न लेते हुए प्रश्नोत्तरों में ज्यादा समय लें, क्योंकि आपके अनुभव का हम सब लोगों को फायदा मिले। आप सभी दोनों विद्वान वक्ताओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, और पूरे CCF परिवार का भी धन्यवाद। धन्यवाद Thank you, sir. अध्यक्ष जी। ब्रजेश जी बिहार से जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी अपना प्रश्न रखें जी। आपकी माइक बंद है भाई साहब, माइक चालू कर लें ब्रजेश जी। हाँ, सभी को प्रणाम। मैं सिवान बिहार से ब्रजेश कुमार गुप्ता, किशोर न्याय परिषद सिवान का सदस्य हूँ। और मधुलिका दीदी और अवनी दीदी ने बहुत कम समय में इतनी अच्छी जानकारी दी जिससे बहुत हद तक मैं अनभिज्ञ था। मेरा जो चैलेंज है सोसाइटी के साथ, जो विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिका हैं, उनके माता पिता को कैसे एम्पावर करें। उनको मैं बताता हूं कि आप यहाँ पे जाइए, इस तरह का स्पेशल आवश्यकता वाले जो बालक हैं, इस तरह की संस्थाएं हैं, वो जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो ईश्वर की नियति मानकर बिना किसी भेदभाव के अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं। इस चैलेंज से मैं कैसे निपटूं कि और बेहतर हो सके उन बच्चों के साथ। अगर आपने मुझे सुना होगा तो मैंने शुरुआत में ही जवाब दिया था कि सबसे पहले तो उन्हें ये बताना है कि एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि स्थिति को हम यथावत स्वीकार कर लें, क्योंकि ईश्वर ने हमें उस बच्चे को दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा।
ईश्वर चाहता है कि हम अपनी कार्मिक ऊर्जा या कार्मिक अकाउंट, आप जिस तरीके से आप उनको समझा सकते हैं, आप उन्हें धार्मिक तौर पे भी ले जा सकते हैं, आप उन्हें एक व्यक्ति के तौर पे भी समझा सकते हैं कि जब तक हम उस बच्चे के लिए कुछ बेहतर नहीं कर देंगे, हम उस बच्चे को आत्मनिर्भर बना नहीं देंगे, तब तक हमारा वो अकाउंट खत्म नहीं होने वाला है, वो अगले जन्म में भी आपको मिलने वाला है फिर वो चीजें। तो आप इस चीज को समझा सकते हैं कि एक्सेप्टेंस मतलब है बच्चे के लिए सही तरीके से काम करना, और आप चाहो तो उनको कुछ ऐसे पेरेंट ग्रुप में जोड़ सकते हो, सपोर्ट ग्रुप में। सबसे पहले उनके दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि उनका बच्चा स्पेशल है तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। आप उन्हें बहुत अच्छे स्पेशल लोगों के उदाहरण दे सकते हैं। आप अगर वीडियो सर्च करोगे, आप काफी कुछ आ चुका है इंटरनेट में, बहुत ऐसी मशहूर हस्तियां हैं जो पहले स्पेशल नीड बोले जाते थे और उसके बाद उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया। जैसे आज ही मैंने 2 नाम बोले, अल्बर्ट आइंस्टीन, इनको तो स्कूल से निकाल दिया गया था और इनकी माताजी को बोल दिया गया था कि आपका बच्चा किसी काम का नहीं है। तो आप उन्हें इस तरीके के उदाहरण से मोटिवेट कर सकते हैं और उन्हें ये बोलिए कि एक पेरेंट के तौर पे ये आपकी जिम्मेदारी है, जैसे आप बाकी बच्चों के जीवन के लिए बेहतर कर रहे हो, उन्हें पढ़ा लिखा रहे हो, उन्हें सक्षम बना रहे हो, वैसे इस बच्चे के लिए भी आपको करना चाहिए। हम अगला प्रश्न लेंगे डॉक्टर लक्ष्मण का त्रिपुरा से, और उसके पहले एक छोटा सा निवेदन है मेरा आप सभी से। अगले सप्ताह हम देख रहे हैं ये वर्ष जो है वंदे मातरम का 150वां वर्ष पूरा देश मना रहा है। तो वंदे मातरम का हर व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है, बच्चों के जीवन में क्या महत्व है, वंदे मातरम का क्या इतिहास है, इन सारी विषयों पर अगले सप्ताह हम चर्चा करेंगे। सामाजिक विषय है और मुझे लगता है कि बच्चों के हित से जुड़ा हुआ विषय है। तो आप सबसे निवेदन रहेगा कि जोड़ें, आप सभी लोग, आप खुद भी जुड़ें और हर प्रांत से जोड़ें। डॉक्टर लक्ष्मण त्रिपुरा से जुड़े हुए हैं, निवेदन करूंगा अपना प्रश्न रखें। डॉक्टर लक्ष्मण। नमस्ते मैडम, दोनों मैडम जी यार, in the modern time, the science is more advanced. The medical science is super advanced. So, is it not acceptable that after finding the complete diagnosis, one parent why cannot expect the remedy of a disabled child? Is there why it is limited to the complete treatment of a disabled child, like the CP or dystonia? सर